Sir, Munibur Rahman, Special Secretary, Higher Education Department. Can you come again, sir? Munibur Rahman, Special Secretary, Higher Education Department. वो मेरे से इजाज़त ली उन्होंने। जी आकिफ अनवर, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। सर, मोहम्मद नसीर अहमद, रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। रजिस्ट्रार साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीर अहमद सर। नेक्स्ट। मोहम्मद ज़ुबैर इकराम, चीफ इंजीनियर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लॉ। सेक्रेटरी साहब, ये फर्स्ट मीटिंग का नोटिस जो था वो 16/5/2025 को हमने भेजा था। फिर वो मीटिंग जो है वो हमें शायद कैंसिल करनी पड़ी बजट की वजह से। फिर जो सेकंड मीटिंग थी वो उसका नोटिस हमने 23/6/2025 को किया था। 23/6 को हमें कल रिसीव हुए हैं आपका वर्किंग पेपर। अगर आप इस अगस्त फोरम को, जो कि अकाउंटेबिलिटी का सबसे हाईएस्ट फोरम है आपके गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में, आप उसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि आप वर्किंग पेपर आप लास्ट निक ऑफ द टाइम देंगे, तो हम मेंबर्स कैसे तैयारी करेंगे? और जिस तरह पूर्ली ये ड्राफ्ट हुआ है, इसकी ये आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगी कि इतना पूर्ली ड्राफ्टेड ये वर्किंग पेपर है, इसमें से हम कैसे निकाल सकेंगे चीज़ें। सो इस पे आप डिस्प्लेजर नोट करें। प्री पीएससी आपने की थी सर? की है? जी सर। कब की है? यस्टरडे। उसके कमेंट्स मिसिंग हैं यहाँ पर। उसके कोई कमेंट्स हैं हमारे? जी सर, मिनट्स इशू किए हैं। सॉरी, डिपार्टमेंट पहली दफ़ा डिपार्टमेंट को देख रहे हैं हम। उससे पहले जब भी हमने डिपार्टमेंट को देखा है, ये दे आर वेरी बिजी इन सीएम के इनिशिएटिव हैं, बड़े अच्छे, उसमें बिजी रहे हैं ये। बट आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टेक दिस प्री पीएससी मीटिंग जो कल हुई है उसको मैं आज एंटरटेन नहीं कर सकता। जो कमेंट्स आपके होंगे आप मुझे उसी वक्त देंगे पैरा वाइज, ठीक है? ऑडिट जी, शुरू करें ऑडिट। सर, ये इसकी समरी ये 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट है सर। इसमें टोटल सर 222 पैराज हैं हायर एजुकेशन के। 25 पैराज आर रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट बाय द एसटीएसी एंड प्री पीएससी। सर, जो प्री पीएससी हुई 14 जुलाई 2025 को हुई है, और अभी तक सर 41.595 मिलियन की रिकवरी इफेक्ट जो हुई थी वो ऑडिट ने वेरीफाई कर ली है सर। कितनी रिकवरी है? 41.5 मिलियन की सर। इफेक्ट हो गई है? जी सर, इफेक्ट भी हो गई और हमने वेरीफाई भी कर ली है। वेरी गुड। जो इस यूनिवर्सिटी के कितने पैरा से आपने सेटल किए, आपने कर लिए हैं वेरीफाई? सर, वेरीफाई तो सारे गए। इस यूनिवर्सिटी के कितने सेटलमेंट? 36 पैराज वेरीफाई किए हैं। एक सेटलमेंट रिकमेंड है सर। जस्ट वन? जी सर, जस्ट वन। 3 है? हाँ, 3 है? 3 सर, 3। चलें सर, पेज नंबर 1 है सर जी। द पैरा इज 7.4.1.3 ओवर पेमेंट ऑफ पे अलाउंसेस, irregular payment of conveyance allowance during lockdown period of COVID-19। सर, 13.319 मिलियन की रिकवरी है। कोविड के दौरान यूनिवर्सिटी को इन्होंने लॉकडाउन किया था, बंद किया था, लेकिन कन्वेंस अलाउंस की पेमेंट होती रही थी सर। इसके लिए सर कोई एसडीएसी नहीं हो सकी।
DPSC. कन्वेंस अकाउंट जी भाई साहब जी, वी वुड लाइक टू सबमिट टू दी ऑगस्ट हाउस। सर, ये कोविड का पीरियड था जिसमें छुट्टी वो ऑफ ज़रूर की गई थी, लेकिन सेमेस्टर क्लोज नहीं हुआ था, स्टूडेंट बॉडी वाज लेट ऑफ, सेमेस्टर कंटिन्यूड। हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको हमने इंटरनेट फैसिलिटीज़ और रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ दी थी, बजट क्लोजिंग भी थी, तो इंटरमिटेंटली एज़ पर सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स हमारा स्टाफ आता रहा है। सो हमारे ऑगस्ट हाउस से ये रिक्वेस्ट है। फैकल्टी आती रही है जी सर, इंटरमिटेंटली द फैकल्टी वाज कमिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग और इंटरनेट फैसिलिटीज़ हमारे पास उधर अवेलेबल थी। प्री PSC में सर डायरेक्शन आई थी रिकवरी की, जो कल प्री PSC हुई है। वाइस चांसलर साहब, डू यू वांट टू स्टिल स्टिक टू दिस? जी सर, बिकॉज सेक्रेटरी साहब कुछ कह रहे हैं। सर उसमें ये था, जो प्री PMC हुई थी उसमें ये था कि इसको इसकी SDSC नहीं हुई थी, इस वजह से हमने कहा था कि इसको डिपार्टमेंट वुड लाइक टू डिफेंड कि ये चूँकि एक फोर्स में जोर I करता understand, ठीक है, और ये इसको डिफेंड भी करना चाहिए आपको, बट सेक्रेटरी साहब 3-4 साल में इनकी क्यों नहीं आपने SDSC की? SDSC तो हो जानी चाहिए थी अब तक। सर एडीसी का टाइम होता है ना, उसके बाद डीपी बन जाते हैं माइक आपका उधर है सर। उधर है सर। सर मोहम्मद आसिफ DS बजट सर, एंड बजट एंड फाइनेंस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। सर एक्चुअली जो SDSC होती है उसके लिए सर कोई 5-6 माह का टाइम होता है, उसके बाद वो या 1 साल में वो DP बन जाते हैं, उसके बाद वो SDSC के उससे मैंडेट से निकल जाते हैं। तो सर उसकी यानी उस वक्त SDSC नहीं हो सकी भाई, यानी रीज़न यानी जब ये रिपोर्ट पुरानी है सर, उस वक्त हम तो उस वक्त कोई भी अवेलेबल नहीं थे। तो सर इसके बाद DP में अभी ये है कि जो ये पैरा सर सारी यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन है। एक मिनट, फाइनेंस इनकी बात बड़ी दुरुस्त है कि अगर 5 महीने का टाइम होता है SDSC के करने के लिए, सर ये टाइम बढ़ा नहीं सकते फाइनेंस आप? पहला जब प्रिंट हो जाता है सर, फिर ये SDSC नहीं करते, क्योंकि फिर ये प्रॉपर्टी बन जाती है PSC की, तो इनको प्रिंट नहीं, जब पैरा प्रिंट हो जाए सर, तो वो कह रहे हैं कि 5 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर SDSC करनी होती है। 5 महीने का टाइम, 5-6 महीने साल में, सॉरी सर। सर जो टाइम अवेलेबल होता है 4 से 5 महीने का होता है, जिसमें आपने SDSC करनी होती है। अगर उसमें आप ना कर सकें फिर पैरा प्रिंट हो जाता है। ये बात ये कर रहे हैं कि उस पीरियड में इन्होंने SDSC नहीं की 4-5 महीने में। सर एक अलाउ कीजिएगा और सर बात कि सर हमारी हंड्रेड्स ऑफ पैराज हैं, हम DG साहब से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन ये SDSC नहीं करते, इनके पास स्टाफ और दूसरे इश्यूज़ हैं, अभी वही इवन स्टिल भी अवेलेबल हैं। तो ये भी सर इसी तरह से ही है, हम तो 20-20 सर मिनट्स भी इवन मीटिंग्स भी शेड्यूल किए हैं, लेकिन वो नहीं हो पाती सर। और ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं आता? जी सर, ऑडिट की तरफ से सर इनके पास बंदे बनाए सर, स्टाफ बंदे बनाए। अवेलेबल नहीं है। सर ऐसी बात नहीं है, हमारा बुनियादी प्रोटोकॉल है कि हम पैरा छाप ही नहीं सकते जब से सेक्रेटरी से हम 2 से 3 दफ़ा टेकअप ना कर चुके हों। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि हमारी कंट्रोल होती है, क्वालिटी कंट्रोल मीटिंग्स होती हैं, उसमें हमारे DG सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आपने सेक्रेटरी को कम्युनिकेट किया था पैरा, और क्या उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप SDSC करें, उसके बगैर सर पैरा नहीं छप सकता। तो ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे पास नहीं होता, अगर कोई कभी भी क्लैश कर रहा हो तब हम रिक्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं सर। और स्पेशली सर जो पैरा प्रिंट होना हो उसके लिए तो हमारे लिए बाइंडिंग है सर। ये सर ये आज की बात ठीक है सर की खामोश सर, मैं जी सेक्रेटरी साहब, मकसद ये नहीं है कि ये टाइम नहीं देते या इनका हम ये नहीं कर रहे, मकसद ये है कि सर बात का ये होता है कि जून जुलाई के महीने होते हैं, बजट बन रहा होता है, ये मसरूफ़ होती हैं, स्टाफ उतना शार्ट होता है, और पूरे पंजाब का ऑडिट होता है, तो उस वजह से टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से सम टाइम ऐसा हो जाता है। मकसद हमारा ये नहीं है कि ये तंग करते हैं या इस वजह से नहीं है, वो जो टाइम फ्रेम है ना उसके शेड्यूल होती है, किसी वजह से किसी के ना आने की वजह से वो डिले हो जाती है, और इस वजह से वो प्रिंट हो जाता है। जब प्रिंट हो जाता है फिर हमारी मजबूरी हो जाती है, फिर हम उसको टेकअप कर नहीं सकते, ये बताने के बाद। सर ये कमेटी मेरे ख्याल से क्योंकि कोविड का पीरियड था एंड इसको सेटल कर देना चाहिए, ये पैरा सेटल कर दें। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 7 है, and the para is 7.4.1.8. Para is again regarding overpayment of pay allowances. सर इसमें ये जो है हाउस रेंट अलाउंस की सर 2
डिस्टिंक्शंस हैं। जो छोटी सिटी में है सर वो 30% मिलता है हाउस रेंट अलाउंस ऑफ बेसिक पे, और जो बड़ी सिटीज़ हैं उसमें 45% मिलता है। इसमें सर इनके 3 कैंपसेस हैं, वन इज़ इन अटक, विहाड़ी एंड जोराबाद। इसमें सर जो पेमेंट की है वो 45% के हिसाब से पेमेंट कर दी है, जो कि 30% के हिसाब से पेमेंट होनी थी। द रिकवरी इज़ 6.32 मिलियन। इसमें भी सर ये प्री पीएससी में ये डायरेक्ट किया गया है कि ये बकाया रिकवरी को जल्दी करवाया जाए जो कल हुई थी। सर वीड लाइक टू डिफेंड जी जी प्लीज़ सर। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन सर 7 शहरों में मौजूद है, हमारे 9 कैंपस मौजूद हैं। जो उस वक्त ये स्पेशल अलाउंस जो है ये सिंडिकेट ने अपने स्टैट्यूट्स के तहत जो पैरा 15 है विच वाज ड्यूली अप्रूव्ड बाय द चांसलर के तहत अलॉट किया था, और ये न्यू स्टैट्यूट्स भी अभी जो 24 में आए होमोजीनियस उसमें भी ये प्रोविज़न मौजूद है। सर इसके पीछे लॉजिक ये था कि हमने फैकल्टी अट्रैक्ट करनी है अपने डिस्टेंट कैंपसेस में, और उसकी लाइट में ये लिया गया था कि पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। सर यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा भी एक स्पिन ऑफ है इसी तरह एक यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के कैंपस की। सो द हाउस इज़ रिक्वेस्टेड कि ये जो मॉडल था सर इट हैज़ वर्कड इन द सेंस कि हमारे कैंपसेस फ्लरिश कर रहे हैं और फंक्शन कर रहे हैं। पोस्ट ऑब्जर्वेशन इसको रोक दिया गया था आफ्टर ड्यू ऑब्जर्वेशन सर। बट व्हाई वाज इट स्टॉप्ड, व्हाई वाज इट डिसकंटिन्यूड? So that is a pertinent question. क्योंकि it should be continued. We are facing difficulties in faculty retention and transfers to mainland Lahore from our distant campuses. We face this difficulty every day. एंड ऑडिट का इतराज़ उस 15% के ऊपर है जो आपने एक्सेस पेमेंट की है, राइट? जी तो चांसलर से अप्रूवल है तो फिर दिखा दें, फिर ठीक है। चांसलर की अप्रूवल सिंडिकेट के उसके ऊपर सिंडिकेट और चांसलर की अप्रूवल दिखा दें। जी सर, हम शेयर कर लेते हैं सर। न्यू स्टैट्यूट्स में भी है और ओल्ड स्टैट्यूट्स में इसकी चांसलर प्रोविजन की अप्रूवल है, चांसलर अप्रूवल है सर। वो स्टैट्यूटरी जो रूल हमारी सिंडिकेट ने फॉलो किया दैट इज अप्रूव्ड बाय द चांसलर। चांसलर की अप्रूवल समरी पे आती है, वो दिखा दें तो ठीक है, अदरवाइज रिकवरी देनी पड़ेगी। समाज सब स्टैट्यूट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द चांसलर। नहीं मुझे दिखाएं। एंड यू सेक्रेटरी साहब यू हैव टू एड्रेस मी। अच्छा ये दिखाएं, ले आए मेरे पास। आपके स्टैट्यूट्स कब हुए थे अप्रूव? इस वाले हैं 2005 में भी ये क्लास थे हमारे, उसमें रिवीजन था ये 27। फाइनेंस आप क्यों इतराज़ कर रहे हैं? स्टैट्यूट्स अब उनके स्टैट्यूट्स बने हुए हैं। सर एक बार रूल्स की होती है, फिर उसकी एप्लीकेशन है कि ये ग्रांट करना है, उस पर चांसलर की अप्रूवल होती है, समरी पे जाती है, और ये रूटीन है सर। तो चांसलर ने अगर स्टैट्यूट्स अप्रूव किए हैं तो इन ब्लॉक नहीं हो जाता वो? नहीं सर, ये एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, उसके बाद ग्रांट करना होता है, किस किस को ग्रांट करना है, किस तरह देना है, वो एक चांसलर, ये समरी मूव होती है, हर यूनिवर्सिटी की होती है। अगर इनके पास है तो ठीक है सर, अदरवाइज इरेगुलर। सिंडिकेट की अप्रूवल कहाँ है? सिंडिकेट की अप्रूवल है? नहीं इसमें शेयर कर देते हैं वो शेयर कर लें। जी सर। नोटिफिकेशन सिंडिकेट यूनिट मीटिंग वो साथ ही होंगे ना, हेल्ड ऑन द 1 2008। ये 2008 की है। 2008 से सर कंटिन्यू अब ये ऑब्जेक्शन लगना है किस बात में आगे, तो फिर ये कंटिन्यू किया हमने, ये तो बार बार ऑब्जेक्शन लग रहा है। फाइनेंस छोटे शहर हैं, छोटे शहरों में अट्रैक्शन होनी चाहिए। सर वो बाद में इन्होंने रोक भी दिया, इसके मतलब इन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि गलत दे रहे हैं, रोक भी दिया इन्होंने बाद में। बाकी सर आपके आप रेगुलराइजेशन की तरफ क्यों नहीं लेके जाते? दे दें सर, मुझे इसको रेगुलराइज करा लें। थैंक यू सर। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 12 है। द पैरा इज 7.4.1.19 irregular payment of qualification allowance 1.82 million।
सर ये उन प्रोफेसर्स को क्वालिफिकेशन अलाउंस दिया गया है जिनको उसी बेसिस पे भर्ती किया गया था। मिसाल के तौर पे अगर किसी की क्वालिफिकेशन पीएचडी रिक्वायर्ड होगी जिसको भर्ती किया जाएगा तो उसको पीएचडी के लिए क्वालिफिकेशन अलाउंस नहीं मिलता था 2019 तक, 19 के बाद तो मिल रहा है। तो हमारा पैरा 2019 तक है कि जिन लोगों को पीएचडी के बेसिस पे भर्ती किया गया था उन्हीं को पीएचडी अलाउंस मिलता रहा एडिशनली 1.98 मिलियन का। 2019 से पहले जी, नहीं मिलता था। 2019 से पहले का, 2019 के बाद का एतराज़ नहीं, वो तो सर अलाउ कर दिया सबको, पहले कदगन थी पहले। जी डिपार्टमेंट। जी सर। सर फ्रॉम द रिकॉर्ड्स एंड लॉजिक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि जो एमफिल और पीएचडी अलाउंस है एज पर नेशनल प्रैक्टिस जो है वो लोगों को इन रिकग्निशन ऑफ देयर एमफिल एंड पीएचडी सर दिया जा रहा था। और इसका जो अंडरस्टैंडिंग है कि दिस वाज अल्टीमेटली अलाउड एंड एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाइड बाय द ऑनरेबल चांसलर, जिसका आपने रेफर किया हमारे ऑडिट के ब्रदर्स ने 1 अगस्त 2019 में, वो इसी रियलाइजेशन पे था कि दिस नीड्स टू बी गिवन, क्योंकि ये प्रैक्टिस सर प्रिवेलेंट प्रैक्टिस थी, वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस थी और वो कंटिन्यू हो रही थी। सो दैट वाज द लॉजिक व्हाई द यूनिवर्सिटी वाज गिविंग दिस एमफिल एंड पीएचडी अलाउंसेस। फाइनेंस सर ठीक है, मैं इनको रेगुलराइज कराना पड़ेगा। एंडोर्स करता हूँ सर, मिलना चाहिए था, इसमें कोई रुकावट नहीं थी। सर इसमें फाइनेंस की अपनी क्लैरिफिकेशन है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अलाउंस नहीं मिल सकता अंटिल 2019 तक। वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उसके बाद तो मिलना शुरू हो गया। इसको भी रेगुलराइज कर मिलना चाहिए। ये सर नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 14 है सर, पैरा 7.4.1.28 इरेगुलर पेमेंट ऑफ अलाउंसेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ चांसलर। सर इसमें भी कुछ अलाउंसेस थे जो ये कौन से अलाउंसेस हैं? ये अलाउंसेस का जिक्र नहीं है इसमें। जी सर, ये डॉक्टर इमरान अहमद हैं सर, इनको सीनियर मेडिकल ऑफिसर थे और इनको अलाउंस मिल रहा था, ये मेडिकल अलाउंस मिल रहा था सर। इसमें भी ये ऐसा था कि सर ये चांसलर की अप्रूवल रिक्वायर्ड थी, वो की अप्रूवल नहीं थी, जिसकी वजह से इनकी रिकवरी बनती है 7,96,200 की। वीसी साहब। सर द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ ओनली वन डॉक्टर और उनका जो नेचर ऑफ वर्क है वो हेल्थ प्रोफेशनल है, जो जिसमें जो कॉन्टेक्स्ट एंड नोटिफिकेशंस का जो सिंडिकेट थी सर एट दैट टाइम एम्पावर्ड थ्रू आर्टिकल 15(2) ऑफ इट्स सर्विस स्टैट्यूट्स अप्रूव्ड बाय द ड्यूली अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल चांसलर विच अलाउज रिविजन्स ऑफ एप्लीकेबल अलाउंसेस टू इट्स एम्प्लॉइज। सर ये ऑफर किया गया था इस पर्सन को, तो सर इसमें जो हाईलाइट हम कर रहे हैं कि वही स्टैट्यूट्स के तहत ये चीज़ दी गई थी। दिस इज़ अ वाइडली प्रैक्टिस्ड एक्टिविटी सर, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम इकोसिस्टम। वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और सर एनालॉजीज जो हैं जिस तरह कंप्यूटर अलाउंस है जूनियर केपीओज पे और जो डिसेबिलिटी अलाउंस की एप्लीकेबिलिटी है, ये उसी ही एनालॉजी पे हम अपने सिस्टम से लेके गए थे टू अप्लाई फॉर आवर मेडिकल प्रोफेशनल ऑल्सो सर। लेकिन सर जिस चीज़ की आपको एक्सप्लिसिटली कानून इजाज़त नहीं देता, रूल्स इजाज़त नहीं देते, वो आप उसको बेंड करके पहले तो हम ले आए हैं, एक हमने कमेटी ने बड़ा लीनियंट व्यू रखा है पहले, पर एक मेडिकल ऑफिसर जो है आपने उनको भर्ती किया हुआ है, वो तनख्वाह ले रहे हैं, उनको एक एडिशनल अलाउंस अगर आप सिंडिकेट से ले आएंगे, अप्रूवल ले आएंगे, बट वो किसी भी रूल के तहत नहीं है, वो आपके स्टैट्यूट के तहत शायद है। सर उसमें हमने ये किया था कि जो नोटिस अनफेयर है, डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर? मैं रिस्पॉन्स सर? Yes. हाँ जी सर, आई टेक योर पॉइंट। सर इसमें यह था कि जो नोटिफिकेशंस इन फील्ड थी रिलेटेड टू द अलाउंसेस, दे वर टेकन थ्रू द सिंडिकेट एंड अडॉप्टेड बाय द सिंडिकेट एज एप्लीकेबल टू द नोटिफिकेशन बाय व्हिच डिपार्टमेंट? फाइनेंस? इनकी प्री पीएससी जो सेक्रेटरी इनके खुद चेयर करते हैं, उन्होंने रिकवरी कहा है, तो बनती तो रिकवरी है। आप रेगुलर करना चाहें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं सर। आ सकती, लेकिन उसकी अप्रूवल थ्रू समरी एक प्रोसीजर है कि चांसलर देते हैं, तो वो ये Do you have इनका lacking है। do you have any approval by the chancellor? सर इस पे वही वाला हमारा कॉन्टेक्स्ट जो पहले था कि इसको सिंडिकेट में टेबल पे। भाई चांसलर साहब, आपने हर केस में एनालॉजी तो ड्रॉ नहीं करनी ना सर। सो इन दिस पर्टिकुलर केस यू हैव टू रिकवर द मनी। नेक्स्ट सर पेज नंबर 16 है, 7.4.2.4
सर नॉन रिकवरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सर, ये इट अमाउंट्स टू 161.7 मिलियन। ये सर अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम एब्सकॉन्डर्स है जो जिनको स्कॉलरशिप मिला था और ये फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए बाहर गए थे, उसके बाद इन्होंने कोई वापस आके सर्व नहीं किया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एंड बड़े ये हमारी बदकिस्मती है। ये हमें अपने यूनिवर्सिटीज़ में, आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ सिंडिकेट इन BZU, वहाँ पर भी हमें ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। वेरी सैड। अब ये कोर्ट में केस चल रहा है आपका? जी सर, सिविल सूट हमने फाइल किया सर। वही आपके लॉयर्स कौन हैं? सर इसमें गोहर मुस्तफ़ा क्रैशी साहब हैं। रेगुलरली पेश होते हैं? जी सर। उन्हें कहें ज़रा इसको परसू करें। ठीक, थैंक यू। इस केस में एक ही एब्सकॉन्डर है? जी एक ही है सर। उस एब्सकॉन्डर का नाम ज़रूर वर्किंग पेपर में लिखा करें। श्योर सर। और किस मुल्क में है वो? ये चाइना के, ये चाइना के सर लैंग्वेज कोर्सेज के जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे उसके तहत ये गई थी। पीडा फाइनलाइज कर लिया आपने? ये सर एम्प्लॉय नहीं है सर। एम्प्लॉय नहीं है? ये मेरा ख्याल लैंग्वेज कोर्सेज के अवार्डी थे ये। नहीं, अगर एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय नहीं थे। The management at serial number 1 replied that the proceeding under PIDA Act 2006 were initiated against the absconder. अगर वो एम्प्लॉय नहीं थे तो पीडा कैसे लगा? अगर एम्प्लॉय थे तो पीडा की रिपोर्ट क्या है, किधर है? सर वी आर रिस्पॉन्डिंग सर। 16 की तैयारी नहीं की हुई रजिस्ट्रार साहब? मेरे ख्याल से फिर ये क्लाउड पैरा है, किसी और पैरा की है ये वो सर है। किसी और की है। हमारा इसमें PID जो ये थी लैंग्वेज, जो चाइनीज लैंग्वेज स्कॉलरशिप पे गए थे ये लोग। तो सेक्रेटरी साहब ये स्टूडेंट हैं जिनको अवार्ड किया था चाइनीज। ओके ठीक है, आई अंडरस्टैंड। सेक्रेटरी साहब ये डिफ़िकल्टी हम फेस करते हैं, मेंबर्स भी और हम भी और हमारा सेक्रेटरी स्टाफ भी, कि जब हम पैरा क्लब कर देते हैं एंड इररेलेवेंट चीज़ें बीच में आ रही होती हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती ये पैरा पर्टेन किस, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस पैरा के पर्टेन कर रही है। अभी इसी वर्किंग पेपर के अंदर, इसी पेज के ऊपर 16 के ऊपर द डिटेल इज़ अंडर एज, और फिर ऑर्डर के बाद वीक सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डिफेक्टिव रिकवरी मैकेनिज्म रिजल्टेड इन नॉन रिकवरी ऑफ दिस सम, और साथ एक और पैराग्राफ ऐड कर लिया है। अब ये पैराग्राफ मेरे ख्याल में इस वो किसी स्टाफ का के पर्टेनिंग है। बस इसको ज़रा बेहतर करें वर्किंग पेपर को, ताकि समझ लग सके। नोटेड सर। नेक्स्ट नेक्स्ट है सर पेज नंबर 18 है 7.4.5.1 नॉन रिकवरी ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस। सर ये मोबिलाइजेशन एडवांस हो गया रिकवर, हमने वेरीफाई कर लिया। द पैरा इज रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट। कितना रिकवर किया आपने पूरा? ये तमाम इनके बिलों से रिकवर हो गया सर 19 मिलियन। 19 लाख नहीं ये तो ज़्यादा है। 19.9 मिलियन। 19.9 मिलियन सेटल्ड। नॉन रिकवरी ऑफ ड्यूज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, ये नेक्स्ट पैरा है। जी सर, नॉन रिकवरी ऑफ ड्यूज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स पैरा 7.4.5.2। सर इसमें ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 1.71% बिलो, और टोटल अमाउंट थी कॉन्ट्रैक्ट की सर 209 मिलियन, लेकिन जब उसको पेमेंट की गई तो सर 3.58% अबव पे पेमेंट कर दी गई, तो टोटल रिकवरी बनती है सर कॉन्ट्रैक्टर से 7.59 मिलियन की। जी डिपार्टमेंट। जी सर ये हमारे एकेडमिक ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन थी जो HEC का एक PC1 था। इसमें एज़ पर HEC एडवाइस जो बिडिंग डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया गया वो PEC का डॉक्यूमेंट है एज नोटिफाइड बाय द प्लानिंग कमीशन। तो सर उसके अंदर जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर जो इसका जिस रेफरेंस दिया जा रहा है प्लस माइनस का, वो वाला क्लॉज इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद सर ड्यू प्रोक्योरमेंट वाज फॉलोड। वाइस चांसलर साहब आई विल कट यू शॉर्ट हियर फॉर जस्ट अ मिनट। यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो सेक्रेटरी साहब मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। एक तो इस वर्किंग पेपर में स्पेसिफिक डिटेल्स आर मिसिंग। कौन सा आइटम था, नंबर 1, और नंबर 2 जो आप कह रहे हैं कि ये आपने पॉलिसी जो गाइडलाइन ली है दैट इज़ फ्रॉम दी PEC। जी जो बिडिंग डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हुआ वो PEC बिडिंग डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया गया था, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जी सर। ओके।
सर ये एक पैरा में यहाँ पे मुझे 1 मिनट रुकना, एक पैरा कुछ पैरा आप आगे आएंगे जिसमें आपने जो नेशनल पॉलिसी है हमारी इसकी पब्लिक स्पेंडिंग वाली, कौन सा डिपार्टमेंट है, कमीशन पेपरा ना 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 नो 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 वो पैरा कौन सा था इसमें एग्जैक्टली हाँ ये एग्जैक्टली यही पैरा है कि आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो पॉलिसी है वो पीईसी की लागू होएगी, नॉट द पंजाब फाइनेंस। Sir, pre-procurement, the work that happens is कि we use certain bidding documents for the projects. तो ये जो bidding document है, ये एक PEC का standard bidding document है, notified, वो इस्तेमाल किया गया, HEC से advice भी थी at that time जो हमें बताया गया। उसके जो document के अंदर ये जो particular clause है which addresses the financial activities as being indicated by the audit, that clause is not included. Post प्लानिंग कमीशन, हाँ जी सर, जी जी, आप post प्लानिंग कमीशन से भी प्लानिंग कमीशन जो है वो फेडरल है, जी सर, फाइनेंस ये प्लानिंग कमीशन बाइंडिंग होगा इनके ऊपर या पंजाब का फाइनेंस? सर मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये पैरा यहाँ इररिलेवेंट है, ये वर्क्स का पैरा है, वर्क्स क्या है ना, सिविल ऑडिट हाँ, वाले नहीं लेके आते। नहीं सर ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ का वर्क्स हम ही देखते हैं और हम सिविल ऑडिट के लोग हायर करते हैं, वर्क्स ऑडिट के भी हमारा ही पैरा है। एंड द पैरा इज वेरी क्लियर। डीजी साहब क्या कर रहे हैं जी सर। आपको पता है कि सिविल ऑडिट का तो डीजी और है। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ का वर्क होता है जो खुद करवाते हैं उसका वर्क्स का ऑडिट हम करते हैं, जिसने अभी अपने फैसलाबाद जरी यूनिवर्सिटी का ऑडिट हमें ऑर्डर किया है, रिसेंटली हमने ऑडिट कंक्लूड किया है, उसमें तकरीबन सर 25 करोड़ का सिविल वर्क्स का ऑडिट हमने किया है, तो अभी आपको रिपोर्ट इंशाल्लाह पेश करेंगे। तो ये बात करना कि ये इररिलेवेंट है, ये तो अजीब सी बात है। 209 मिलियन के सर वर्क अवार्ड हुआ है, 1.58% बिलो पे अवार्ड हुआ है, अबव पे काम किया, और फाइनेंस का अपनी डायरेक्शन है कि अगर आपने जो आपने एग्री किया उसी के मुताबिक पेमेंट होनी है। द रिकवरी 75 लाख की रिकवरी इन्वॉल्व है, हम इसको सर किस तरह एडमिट कर लेंगे? हमारे वर्क्स ऑर्डर तो कहीं भी यूनिवर्सिटी में तो जाता नहीं है फाइनेंस। सर ये इनका अपना मैंडेट है कि वर्क्स ऑर्डर जब इनके पास मौजूद है तो ये उसका मैंडेट है और उनका काम है करना इसको। डीजी साहब आपके वर्क्स के ऑर्डर जो डीजी हैं वो कभी यूनिवर्सिटी को देखते हैं? नहीं सर वो हम करते हैं, यूईटी का भी हम करते हैं, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज अपना वर्क्स का काम खुद करवाती हैं, वो सारा ऑडिट सिविल ऑडिट देखता है। और ये फाइनेंस की मसला नहीं है कि दिस इज द डोमेन ऑफ प्योरली डोमेन ऑफ एजीपी, वो डिसाइड करते हैं किसने किसका ऑडिट करना है। हमारे पास भी एक्सपर्टीज है, इधर मेरे डब्ल्यू ये वर्क से लिए हुए हमने हायर किए हुए हैं, ही कंडक्ट्स ऑडिट ऑफ वर्क्स। तो ये एक रेलेवेंट है, ठीक है, रेलेवेंट है आपकी, आई बाय योर आर्गुमेंट। सर इसमें कुछ गुजारिश हो सकती? जी सर। सर इसमें जो पेमेंट है एट इज़ पोस्ट प्रोक्योरमेंट एज पर द टेंडर्ड रेट्स, जो हमें रेट्स रिसीव होते हैं थ्रू द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, और उसके तहत पेमेंट्स होती हैं। इसमें जो ऊपर नीचे की प्रोविजंस हैं वो सिविल प्रोजेक्ट्स में पॉसिबल हैं। सर ये सबमिशन है। आपने किस अपेलेंट अथॉरिटी ने इसकी आपको इजाज़त दी थी बढ़ाने की पेमेंट की? सर इसमें हमारे पास अपने यूई के वर्क रूल्स हैं, हमारे पास चीफ इंजीनियर हैं, पूरा इंजीनियरिंग सेक्शन है, और हमारे पास यूनिवर्सिटी यूडीसी भी है कमेटी जो इसको देखती है, और वो फॉर्मल अप्रूवल्स रेट एनालिसिस बनाने के बाद लेके उसके बाद प्रोक्योरमेंट करती है। यहाँ पर दिस केस ये प्रोक्योरमेंट का केस नहीं है सर, ये सिविल वर्क का केस जी है। सर कंस्ट्रक्शन ऑफ एकेडमिक ब्लॉक का। कंस्ट्रक्शन ऑफ एकेडमिक ब्लॉक में आपने क्या खरीदा है? वो तो कंस्ट्रक्शन होनी है ना। क्या आई थिंक कि ये आपके चीफ इंजीनियर विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन। सर जी इसमें ये सिविल वर्क्स भी प्रोक्योरमेंट के उसमें पीपी पेपरा में आता है। पेपरा में आता है। इसमें प्रोक्योरमेंट के भी रूल जो है ना पेपरा ने डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है। इसमें जो ये परसेंटेज अबाव बिलो वाला एक डीजी साहब आपको कुछ समझ आ रही है? जी सर ये सही कह रहे जी हैं? बिल्कुल, मैं आपको अभी एक्सप्लेन ठीक करता हूँ है, इनको जी बताने। जी जी जी। अच्छा इसमें सारी जो सर्कुलर का रेफरेंस दे रहे हैं ना सर, वो दे रहे हैं पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट 2005 का। हमारा ये प्रोजेक्ट था जो ना HEC फंडेड था, फेडरल गवर्नमेंट ने इसके हमें PSDP में इस प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था। तो एज सच उन्हों की एडवाइस पे ही हमने प्लानिंग कमीशन का बिडिंग डॉक्यूमेंट विच इज़ PEC बेस्ड ही है, वो हमने यूज़ किया। अब उसमें वो क्लास रेफरेंस जो कह रहे हैं उसमें लिखा होगा कि क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती हैं। जब ये लिखा हुआ है इसका मतलब है अमाउंट भी ऊपर नीचे हो सकती है, डेफिनेटली सर। अच्छा अब ये जिसका सर्कुलर का रेफरेंस दे रहे हैं वो बिडिंग डॉक्यूमेंट का हमारे हिस्सा नहीं था। दूसरा ये पंजाब गवर्नमेंट का हमारे ख्याल में कि ये उस पर लागू भी नहीं होगा, हमें प्लानिंग कमीशन से पूछना पड़ेगा।
क्योंकि फंड उनका नहीं था, इसीलिए आप कह रहे हैं कि पंजाब की हम पे रूल्स नहीं लागू होते। Yes. फाइनेंस के आप क्या कहते हैं? इनकी फंडिंग कहाँ से आई है इसकी? HEC पीएसडीपी से आई है। HEC बस फिर फेडरल गवर्नमेंट के रूल लागू होंगे, ये तो पंजाब के नहीं है। नहीं है सर रूल जिसके भी लागू हों, अब ये फाइनल कॉस्ट ऑफ द टेंडर, फाइनल पेमेंट ऑफ द टेंडर वुड रिमेन द सेम। सर आप पंजाब के ऑडिटर जी, सर। जनरल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हेन द मनी इज नॉट कमिंग फ्रॉम पंजाब, हाउ कैन यू ऑडिट दैट? सर मैं आपको ये अर्ज करूँ कि ये तो एजीपी ने डिसाइड करना है ना कि किस फंड का कौन ऑडिट करेगा। यूनिवर्सिटीज़ में कई बार एचईसी के फंड्स होते हैं, कई बार पंजाब गवर्नमेंट के फंड होते हैं सर, लेकिन उसका ऑडिट हम ही करते हैं, उसके लिए अलग टीम नहीं आ सकती। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात है सर, ये 209 मिलियन का टेंडर था जिसमें इन्होंने -1.73 पे विन किया। अब जब सर टोटल इन्होंने जब कॉस्ट इनकर हुई तो वो 3.53% प्लस थी। सर देखें जब कंपटीशन हो रहा है तो 3 टेंडर हैं, ठीक है। कोई माइनस में आ रहा है, एस्टिमेट से -1.7 होगा, कोई एस्टिमेट से +1% होगा। जब इन्होंने वो एग्री कर लिया और जो फाइनल पेमेंट हुई है तो वो तो चाहे पंजाब का रूल है, चाहे वर्क्स का रूल है, फेडरल का, वो तो सेम है सर। हमारा तो ये पॉइंट है। नहीं, वो 2005 का जो आप कह रहे हैं ना नोटिफिकेशन, वो पंजाब गवर्नमेंट का है सर, वो फिर इन पर एप्लीकेबल नहीं है। ये मैं चीफ साहब आप बताइए। सर मैं अर्ज करूँ, मैं अभी पावर से करके हैं, पावर में वर्क्स देखते थे, पावर में भी यही होता था। पावर ऑडिट की बात करूँ, लेस्को वगैरह से जो सिविल वर्क्स कराते हैं, ये सर प्रिंसिपल जो बुनियादी प्रिंसिपल ये तो हर जगह सेम है सिविल वर्क्स का, चाहे पंजाब है, चाहे फेडरल है, चाहे पीएसडीपी है, चाहे एडीपी है। सर इसमें मैं आई ऐड समथिंग विद परमिशन। सर जो हमने प्रोक्योरमेंट का रेफर इसलिए किया था कि एज पर पेपरा इट मैंडेट्स कि वट एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई यू हैव टू बी वेरी एक्सप्लिसिट इन द डॉक्यूमेंट्स दैट यू यूज़। जो हमने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं वो एज इट इज़ जो हमने रेफर किए हैं वो यूटिलाइज़ किए हैं। सो वी फील कि दिस इज़ अकिन टू क्रिएटिंग अ न्यू रिक्वायरमेंट विच वॉज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स बिफोर द प्रोसेस विच वॉज अवॉर्डेड। ड्यू प्रोसेस वॉज फॉलोड। सर डीजी साहब, इन्होंने पेपरा की कोई वायलेशन की है? सर पेपरा की वैसे तो इन्होंने पूरी बिडिंग की है, टेंडर आए हैं, लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, टेंडर अवार्ड हुआ है। अब पेपरा फॉलो होने रुक जाए, जी हो पेपरा गया की कोई वायलेशन नहीं जी, है। पहली बुनियादी चीज़ होगी बुनियादी चीज़ क्लियर है जी। नेक्स्ट स्टेप है, इन्होंने एक बिलो को दिया है, जी। अवार्ड किया है, वो इनकी अथॉरिटी थी कि वो इतना इन्हांस कर सकते हैं। नहीं सर, वो टोटल इन्हांस नहीं कर सकते, वो विद इन सर ये जिस तरह एस्टिमेट वर्क है, जिसमें इसमें अर्थ वर्क भी शामिल है सर, डिगिंग भी शामिल है सर, और मुख्य फाउंडेशन भी शामिल है। मेरे पास सारी डिटेल्स भी है मेरे पास वर्क की, जितने उन्होंने वर्क कराए हुए हैं। ठीक है, उसमें सर वो प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन टोटल में तो नहीं सर चेंज कर सकते ना। अगर अर्थ वर्क है सर, मिसाल के तौर पर क्यूबिक फीट में है तो उसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया, टोटल तो नहीं एक्स्ट्रा पेमेंट होती। हमारा ये व्यू पॉइंट है सर। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को इंक्रीज कैसे किया है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को आपने इंक्रीज कैसे किया? सर इसमें एक्सक्यूज़ मी सर, इसमें जो हमारे जो रूल्स हैं ना पंजाब गवर्नमेंट के, फेडरल के, पेपरा के और पीईसी के, वो ये कहते हैं कितने % आप 10% तक टीएस से ऊपर जा सकते हैं। ये सिविल वर्क्स में एक अमाउंट जो जिस पे हम टेंडर कर देते हैं वो बेसिकली एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है टू डिटरमिन दी रेट्स ऑफ दी कंट्रैक्टर। उसमें कॉस्ट इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन साइट सिचुएशन भी। अब जो इसमें सर एक हमारा हमने पेपरा की कोई वायलेशन नहीं की, और एक सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली दिसंबर 2024 में एक डिसीजन दिया है जिसमें उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी की क्लासेस 25, 26, 53 ये उन्होंने अनलॉफुल डिक्लेयर कर दी हैं और कहा है कि पेपरा विल परवेल। ये यानी कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब 2005 का सर्कुलर इवन के पंजाब गवर्नमेंट के बिडिंग डॉक्यूमेंट में और फेडरल के बिडिंग डॉक्यूमेंट में एक चीज़ शामिल ही नहीं है जो कि बिडर की प्राइस को फ्लैक्चुएट कर सकती है। इसमें पेपरा रूल भी कहता है कि कोई भी बिडिंग डॉक्यूमेंट पे एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। आपने जो लेना है इट शुड बी क्लियर टू ओपन टू पब्लिक। अब ये एक जो 2005 का सर्कुलर का रेफरेंस, अव्वल तो मेरे ख्याल से अब पेपरा से भी एडवाइस ले ले, ये 2014 जब पेपरा रूल आया है तो पेपरा रूल बिल पर पेपरा आपको अलाउ करता है इनहैंस करने का? सर वो कहते हैं कि आप कर सकते हैं क्योंकि वो कहता है बिडिंग डॉक्यूमेंट को फॉलो करें। जो सेकंड बिडर था, क्या मकसद हाँ, हुआ? जो सेकंड बिडर था उसने उसकी क्या अमाउंट थी? फिर हम उसकी bid सर क्यों उस करते वक्त हैं? ये मेरे ख्याल 2-3% उसके बिलो थी इससे।
हायर थी सर। नहीं, अब ये है पेपरा रूल्स का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। अब आप एक नंबर 3 कॉन्ट्रैक्टर से हु इज बिलो द टीएस अमाउंट, कितनी था इस केस में? 1.71 1.7%। अब आप उसको ये कह देते हैं कि बिकॉज यू आर द चीपेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज ग्रांटेड टू यू बिकॉज ऑफ द लोएस्ट रेट। उसके बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हो जाता है तो आप इंटरनली बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पेपरा आप उसका 10% इनहेंस कर देते हैं, तो जो नंबर 1 और नंबर 2 थे वो तो अनफेयरली ट्रीट हो गए। ये है कि फिर ये दूसरों की भी हमें वैल्यू देखो, वो 10% तो उसका भी बढ़ना था ना। नहीं, अब लेकिन वो तो बिड में आपने उनको रूल आउट कर दिया, वो तो क्वालिफाई नहीं कर सर सके। रूल आउट करने का सर नहीं, आप फिर जब आप होना तो ये चाहिए था, जब ये 10% एनहेंस करते हैं तो फिर आप दोबारा टेंडर फ्लोट करें। सर उसमें आपने अपनी मर्जी का बिडर ले लिया हु वाज नंबर 3 विद द बिलो वैल्यू कि उसने 3% या इस केस में 1.6% 1.1 दिया। आप आगे जैसे ही आपका और उसका टेंडर कॉन्ट्रैक्टर का और आपका रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, आपने उसको 10% इंक्रीज कर दिया। सर उसमें इसमें क्वांटिटीज इंक्रीज डिक्रीज का इम्पैक्ट आया है। अदरवाइज ये अगर एक स्टील की क्वांटिटी बढ़ गई है, हम उसका लहदा टेंडर तो नहीं करते। एक सेकंड चीफ इंजीनियर साहब जी सर, हमने पर्टिनेंट रहना है इस सब्जेक्ट के ऊपर, आपने मसरूतों में बात नहीं करनी। इस केस में उसको पेमेंट एक्सेस क्यों की गई, क्या काम उससे ज़्यादा लिया गया है, बताएं ज़रा। सर एक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसकी कुछ क्वांटिटीज इंक्रीज हो गई। मसलन कौन सी क्वांटिटी? स्टील में इंक्रीज हुआ था। वो कैलकुलेशन जब आपने स्टील कैलकुलेशन की थी तो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ये कि जब आप बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं, यू आर डूइंग योर स्टील कैलकुलेशन एंड यू आर सबमिटिंग स्टील कैलकुलेशन, ये ऐसा आप पे कौन सी चीज नाजल हो जाती है कि द मोमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ग्रांटेड आपको याद आ जाता है कि इसमें स्टील एनहांसमेंट होनी है। सर इसमें जो और आपने उसमें 2 कॉन्ट्रैक्टर को रूल आउट कर दिया बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव बिड्स, और तब आपको याद आ जाता है कि ये जी ओहो इसमें तो स्टील एनहांसमेंट होनी है। तो इट कुड बी जो है वो इल इंटेंशन टू बेनिफिट वन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर। जी सर, इससे अगर स्टील का काम इंक्रीज हो गया तो क्या ये स्कोप ऑफ वर्क भी इंक्रीज कर दिया इन्होंने विदाउट रिवीजन ऑफ पीसी? चेयरमैन साहब, मैं जरा अगर चौधरी साहब। इजाजत हो, मुझे ये बताएं कि आपका स्कोप ऑफ वर्क जो था कॉन्ट्रैक्ट में, डिड इट इंक्रीज आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज अवॉर्डेड? जी स्टील, हाँ सर जो उसने हमारे पास डिफाइंड जो नहीं, Yes sir, no का यस सर वही था। Yes मेरा or no? बड़ा स्पेसिफिक सवाल है कि डिड द स्कोप ऑफ वर्क इंक्रीज आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज अवॉर्डेड? नहीं सर, उसमें जो हमारा उसमें था प्लस डेफिनेटली एज पर साइट रिक्वायरमेंट और प्लस एंड यूजर सर उसमें इफ आई मे रिस्पॉन्ड सर, आपका पॉइंट नोटेड सर। ये जो वर्क्स का जो नेचर ऑफ अवार्ड्स हैं, इसमें ड्यूरिंग साइट एग्जीक्यूशन में जो डिफरेंस आता है, लेकिन जो रेट्स लॉकडाउन होते हैं ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट वो वही हैं जो सब ने दिए थे, जिसके ऊपर कंपैरेटिव एनालिसिस इनिशियली किया गया था। सर ये इसको रेफर कर रहे हैं कि द रेट्स आर जो एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट वही लॉकडाउन किए, और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन थिंग्स कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज। मेरा आपसे सवाल वाइस चांसलर साहब ये है, आई एम वेरी स्पेसिफिक, मैं शायद अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि स्कोप ऑफ वर्क आप कह रहे हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जो रेट्स आए वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, अगर स्कोप ऑफ वर्क इन्हेंस नहीं हुआ तो फिर आपने ये पैसे कैसे इंक्रीज कर दिए? हाउ कैन यू, इफ द स्कोप ऑफ वर्क रिमेन्स द सेम दैट वाज गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अवॉर्डेड at a certain rate, then how do you enhance that? If you enhance that, what's the fun in getting these bids? ये तो आपके विम पे है, आप जिसको मर्जी जितने पैसे बाद में देते रहें, ये तो नहीं, दिस डजंट मेक सेंस एट ऑल। इस पर एक प्रोब का ऑर्डर दे दें, क्योंकि ये पैरा किस तरह बना है और वर्क्स के एक्सपर्टाइज इसमें है कि नहीं है। प्रोब के रिक्वेस्ट है कि आप प्रोब करवाएं। जी प्रोब करवाएं सर। सर ये मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सर, ये स्कोप पे ये जो कह रहे हैं पूरी तरह जवाब नहीं दे रहे। असल में ये सर ये आइटम वाइज रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो आइटम जो महंगी थी उन्होंने कोट की थी बिडर ने,
वो ज़्यादा एग्जीक्यूट करवा ली, जो आइटम्स कम कोट की हुई थी टेंडर विन करने के लिए उसको कम एग्जीक्यूट करा लिया, टोटल इम्पैक्ट आ गया प्लस 3.73%, जो कि आना था माइनस 1.171%। असल ये सर, ये दिस वेरी क्लियर, लमसम में ये इफेक्ट आया और ये आइटम वाइज सर रेट दिए हुए थे। तो ये होता भी यही सर, यही करते हैं, मतलब कि ना जो आइटम वाइज रेट देते हैं, जिसका महंगा रेट दे दिया, जो महंगा रेट है उसको कम दिया होता है, वो ज़्यादा एग्जीक्यूट हो जाता है, तो वो आप बिडर को फायदा देते हैं। और जो इसके साथ जिसने कम्पीट किया उसका क्या कसूर था, जिसने प्लस 1% दिया था? जो पहले दो बिल्डर टोटल सर वर्क वही रहा है, टोटल वर्क वही रहा है, वही काम किया ना। The sense of the house is that we want to recover this money. रिकवर करेंगे आप? सेक्रेटरी साहब, ये पैसे रिकवर करके 3 महीने में आपने बताना है। नोटेड सर। सर नेक्स्ट है पेज नंबर 23 है सर, 7.4.5.3 सर, नॉन रिकवरी ऑफ एलडी चार्जेस थे, ये हमारा पैरा था, लेकिन इन्होंने चूंकि ईओटी दे दी थी, वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम उनमें वेरीफाई कर ली है, तो पैरा इज रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट बाय द ऑडिट। पैरा इज सेटल्ड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। क्या? इन दिस केस आपने तमाम डॉक्यूमेंट देखे हैं? जी सर, देख लिए हैं। पहले आपसे कंसील किए हुए थे? जी, एक्सटेंशन ऑफ टाइम जो उन्होंने दी है, पहले हमने नहीं देखी थी, अभी दिखाई है, तो वो एक्सटेंशन दी हुई है सर, तो एलडी चार्ज नहीं लागू होते। सेक्रेटरी साहब, कंसीलमेंट ऑफ रिकॉर्ड इज अ ग्रेव ऑफेंस। नेक्स्ट सर, ये नेक्स्ट पेज है सर, पेज नंबर 25 है, 7.4.5.4 ओवर पेमेंट ऑफ 3.5 मिलियन ड्यू टू नॉन रिडक्शन ऑफ रेट। सर ये पक्का ब्रेक वर्क किया था सर, इसमें ब्रेक अगर सेकंड क्लास यूज़ करेंगे तो 7% रिडक्शन होनी होती है। जब सर इसकी रिपोर्ट ऑडिट ने देखी है, तो उसमें से एक रिपोर्ट में जो है स्ट्रेंथ वो कम है, जो कि रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होती है 2000 PSI, तो इससे पता लगता है कि सेकंड क्लास ब्रेक्स यूज़ की गई थी, जिसकी वजह से 7% रिडक्शन होनी चाहिए, एंड द रिकवरी अमाउंट्स अराउंड 3.5 million. Yes, department. 3.5 million. जी सर। सर ये 7 से 8 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कोलेटेड व्यू है। इनमें से एक प्रोजेक्ट में जो टेस्ट रिकमेंड कर रहे हैं, वो उसका हमने ये आगे नोट्स में भी लिखा है, वो प्रोवाइड किए गए कि टेस्ट के अंदर स्ट्रेंथ है, एड्जॉर्प्शन है और ब्रेक का साइज़ है, 3 है। इसकी तो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, वो प्रेजेंट की गई हैं डेटा। और दूसरी बात ये है कि जो देयर इज़ ऑल्सो एविडेंस कि जो ब्रेक्स थी, बिकॉज द प्रोजेक्ट्स वर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, खासतौर पर जो हमारे टाउनशिप कैंपस में है, दे हैव बीन मल्टीपल यूजेस। और अगर हाउस इफ अलाउज के जो रिमेनिंग टेस्ट्स हैं, स्ट्रेंथ के टेस्ट उसमें सबमिट किए गए हैं, लेकिन जो रिमेनिंग टेस्ट हैं दे कैन बी री अटेम्प्टेड, जो हमने अपने टेक्निकल फ्रॉम साइट, और जो रिजल्ट्स उसके आते हैं विल ड्यूली शेयर विद द हाउस। फाइनेंस, अगर रिपोर्ट बता रही है कि सेकंड हैंड इस्तेमाल किए हैं तो ठीक है, रिकवरी बनेगी फिर तो। आप तो ये एडमिट करना चाहिए। वाइस चांसलर साहब, आप कह रहे हैं एक रिपोर्ट आ गई है वो कि ये जो ब्रेक थी वो सब स्टैंडर्ड है, आप चाह रहे हैं कि इसकी दोबारा कराएं? सर इसमें से जो देयर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, एक प्रोजेक्ट्स की जो तीनों रिजल्ट्स हैं वो मौजूद हैं उसके टेस्ट में। जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसमें स्ट्रेंथ मौजूद हैं, लेकिन उसमें एड्जॉर्प्शन और ब्रेक साइज मौजूद नहीं है। ये बड़ी टेक्निकल सी गुफ्तगू है। ये आप समझते हैं कि आप टेक्निकल लिए इसको आप डिफेंड कर पाएंगे? सर इसमें जो हमने इस पे काफ़ी होमवर्क किया है, जो स्ट्रेंथ है सर वो अचीव हो रही थी, लेकिन एड्जॉर्प्शन और जो ब्रेक साइज की एब्सेंस है जो उन रिपोर्ट्स में वो 2 नहीं लिखी हुई, जो कि एक प्रोजेक्ट में लिखी हुई है। तो सर ये सबमिशन है हमारी। सर इस वक्त बिल्डिंग कंप्लीट मेरे ख्याल हो चुकी है, तो आप किस तरह स्ट्रेंथ टेस्ट करवाएंगे? क्या इटालियन भी जिसमें निकालेंगे? और रिपोर्ट सर जब रिपोर्ट्स आ चुकी है तो फिर इसमें तो रिकवरी का ही सवाल बनता है। रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जितनी भी रिपोर्ट क्या कह रही है? सर रिपोर्ट कह रही है जिस तरह 2000 रिक्वायरमेंट होती है, एक टेस्ट की 1637 है सर एक्चुअल। कितनी होनी चाहिए? 2000 होनी चाहिए। दूसरी सर एक और की है सर, 2000 होनी चाहिए, 1585 है सर, इन्हीं की अपनी रिपोर्ट है PSI स्ट्रेंथ। तो सर इसमें तो बाद में मसाइल भी पड़ सकते हैं बिल्डिंग अगर ऐसी और ये जो बिल्डिंग है ये किस पर्पस के लिए यूज हो रही है? नहीं, तो आपने विद योर परमिशन मिस्टर चेयर, आप तो वाइस चांसलर साहब अभी कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ पूरी है, तो ऑडिट तो कह रहा है कि स्ट्रेंथ पूरी नहीं है। सर इसमें 6 से 7 जो है ना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर ये टोटल ऑब्जर्वेशन है। इनमें से जो एक प्रोजेक्ट है उसमें तीनों किस्म के टेस्ट रिपोर्ट्स जो हैं हमारी टीम में से कि वो तीनों अवेलेबल हैं, एड्जॉर्प्शन, यूनिवर्सिटी, ब्रेक साइज। Let's talk about strength only. Forget absorption and breaks. Just let's talk
talk about the strength पूरी है ऑडिट मेरा सर एक ने सबमिशन आप इसमें ना सर हमारा प्लीज आप जरा एक ठहर जाए वाइस चांसलर सर स्ट्रेंथ पूरी है नहीं सर स्ट्रेंथ नहीं पूरी। नहीं ना पूरी नहीं सर, पूरी नहीं जब strength। स्ट्रेंथ ही नहीं पूरी तो आप अब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक्स को क्या करेंगे जब पहली फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही। दूसरा when the जब बिल्डिंग के अंदर ब्रिक सब स्टैंडर्ड यूज हुई है तो हम आर्म्स वे में ला रहे हैं स्टूडेंट्स को, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वी आर ब्रिंगिंग देम इन आर्म्स वे एंड ये जो प्रैक्टिस है इसको रोकना चाहिए हमें। ये किताब कहाँ से लेके आए हैं? जी चीफ इंजीनियर साहब, ये आपके पास आखिरी मौका है सर मैं डिफेंड करने का। सर ये हमारी स्ट्रेंथ, इन्होंने अपने आप रिमार्क्स देखें, इनमें जो एसडीसी मीटिंग में लिखा हुआ है कि टेस्ट रिपोर्ट्स का जिक्र नहीं किया हुआ स्ट्रेंथ का। इन्होंने ये लिखा है कि अब्जॉर्प्शन टेस्ट वो ब्रिक साइज अवेलेबल नहीं है। अब ये जो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही है ये इसमें नहीं लिखी हुई। हमारी स्ट्रेंथ पूरी है कंप्रेस। वो कल तो हुई है। वो नंबर्स कोड कर रहे हैं, आप ऐसे विदाउट नंबर्स बात कर रहे हैं, वो नंबर्स कोड कर रहे हैं। सर हमारे पास तो वो आपके पास यही बातें सेक्रेटरी साहब, ये बातें प्री पीएससी में हो जाती हैं। आज हम वैल्यूएबल टाइम ऑफ दिस कमेटी इज बीइंग वेस्टेड। सर इस सर इनकी अपनी रिपोर्ट है, इन्होंने खुद ही लैब टेस्ट कराया है। एब्जॉर्प्शन भी कम है तमाम केसेस में और स्ट्रेंथ जो मैंने आपको बताई वो भी कम है। और सर ये स्टूडेंट सर्विस सेंटर बना हुआ है, तो मसाइल पड़ सकते हैं। एक मिनट सेक्रेटरी साहब, यहाँ पे दो मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। वो कह रहे हैं स्ट्रेंथ पूरी नहीं है, ये कह रहे हैं स्ट्रेंथ हमारी पूरी है। आप अपनी सुपरविजन के अंदर एक प्रोब कर लें। जी सर ठीक है। एंड दैट प्रोब रिपोर्ट शुड बी फाइनलाइज्ड इन 90 डेज। जी ठीक है सर। थैंक यू सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करें सर इसमें। नेक्स्ट। और सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके चेयरमैन साहब, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसे ये नेग्लिजेंस की है और जो ऊपर सुपरवाइजरी रोल जिसका था उन दोनों का, तो हमें उसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्टर ने अगर ऐसा किया है तो हमें उसको ब्लैक लिस्ट करवाना चाहिए। सेक्रेटरी साहब ये आप नोट फरमाएंगे। नोटेड सर। नेक्स्ट, दोनों के लिए नॉन रिकवरी ऑफ ड्यूज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, ये भी क्लब पैरा है। जी सर। सर ये पेज नंबर 27 है, पैरा इज 7.4.5.5 एक्स्ट्रा प्रोविजन ओवर पेमेंट ड्यू टू हायर रेट्स। सर इसमें ये 8 वर्क्स एग्जीक्यूट कराए थे, जिसमें सैंड का था कि हेरो सैंड यूज़ करनी थी। हमारा ये व्यू पॉइंट था कि इन्होंने लोकल सैंड यूज़ की है, इसकी वजह से डिडक्शन होगी। सर अभी तक हमें जो 3 कामों का हेरो सैंड यूज़ करने का प्रूफ दिखा दिया गया है, 5 काम पेंडिंग है सर। वो भी आप सेक्रेटरी साहब, वाइस चांसलर साहब, विद इन नेक्स्ट 1 मंथ इनको प्रूफ दिखाएं सारे। नोटेड सर। डेफर्ड है पैरा। नेक्स्ट सर ये है पेज नंबर 29 है, पैरा नंबर 7.4.5.6। सर ये ओवर पेमेंट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हायर रेट्स। सर ये MRS की आइटम थी एंटी टर्माइट स्प्रे, जो शेड्यूल रेट था उससे ज़्यादा पेमेंट हुई है सर, तो 9,69,823 की रिकवरी बनती है सर। एंटी टर्माइट है जी, एंटी टर्माइट स्प्रे। कितनी रिकवरी है सर? 9,69,823 रुपए की। 9 लाख। जी डिपार्टमेंट। जी सर, ये 7.4.56 है ना? जी 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 प्लीज़ सर, इसमें इस तरह है कि इसमें हम एडवाइस ले मांग चुके हैं, जो रिकमेंडेशन है ये नहीं 5.7 की सर, सॉरी आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड विद द नंबर्स। दिस इज 6 पेज 29 सर। नहीं सर, ये गलती से पेज नंबर 32 का पैरा डिस्क्राइब हो गया है, 29 के बाद में कर लेते हैं। ये 32 का आ गया सर पहले। आप 29 पे आ जाए। अच्छा 29 पे आते हैं, 32 का फिर कर लेंगे। तो मैं कौन सा बोलूँ, ये पहले वाला पढ़ूँ? क्योंकि जो सर जो एंटी टर्माइट का है दैट इज़ 7.4.5.7, हम 6 पे आ जाते हैं। आप 29 पे रहे, आप 6 पे ही रहे। ठीक ठीक सर, ये भी उसी से मिलता जुलता पैरा सर। ये गुड का वर्क इन्होंने कराया था, PL ब्रेक मेसनरी गुड का वर्क, तो उसका जो रेट एनालिसिस में इन्होंने रेट लगाया सर वो 225 रुपये है, और वैसे जो MRS का रेट जो था वो 118 रुपये था, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 6,36,618 रुपये। कितने? 6 लाख का? जी, ये गुड का वर्क का है सर। 6 लाख रुपए का? जी सर, 6 लाख रुपये का। पेज नंबर 29 है सर।
सर ये Club पैरा बेसिकली है। ना सर क्लब पैरा है, तो ये मेन डीपी इधर डिप्टी सर, ये टोटल काफ़ी पैरे हैं इसके अंदर। सर अमाउंट इज 6,38,000। ओके। तो ब्रिक स्पेसिफिकेशन की यूज़ नहीं हुई? अच्छा वो डीजी ऑडिट आप कंफ्यूज हैं, क्या हुआ? सर ये फाइल थोड़ी आगे पीछे हो गई थी, बाकी अब क्लियर है सर। ब्रेक लेनी है? सर आप इसको, मेरी रिक्वेस्ट होगी आप इसको रिव्यू करें कि ये हम सिविल का ऑडिट कर रहे हैं, उस पर कोई पैरा नहीं है, प्रोक्योरमेंट का यूनिवर्सिटी के ऊपर सारे वर्क्स के पैरे हैं जिसका मैंडेट ही हो रहा है। ये सर इसको भी आप पीएससी की तरफ सर ये सिविल के जो पैरे हैं वो इसके बाद सारे दूसरे पैरे भी हैं, जिसमें ये कह रहे हैं फाइनेंस हर किस्म के पैरे मिलेंगे आपको। कोई परफॉर्मेंस पैरा है, परफॉर्मेंस ऑडिट है कहीं? जी सर उससे रिलेटेड आगे हैं पैरे सर। गुड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करवाएं, फाइनेंस इज रेडी। सर मैं इसमें सबमिशन मेरी है। एड्रेस द चेयर प्लीज। सर मैं इसमें ये गुटके का इन्होंने वर्किंग की है हमारे कॉल इनके सर के वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, तो वो गटके की अगर वर्किंग यहाँ देख लें या नेस्पा को भेज दें, आपको पता चल जाएगा कि गुटके की वर्किंग ठीक है या नहीं। अब सॉरी टू से सर, हमारे एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हम लोग इंजीनियर हैं। अब इसकी आइटम पढ़े, उसमें लिखा है प्रोवाइडिंग ए फिक्सिंग गुटका। जब तक आइटम डिस्क्राइब नहीं होती वर्किंग नहीं हो सकती। आप देखें ना एमआरएस में एक मोटी 6 लाइनों की आइटम होती है, वो पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं। अब हमने जो वर्किंग की है नेस्पा ने हमें 2009 में इसका दिया था। एमआरएस किसको कहते हैं? मार्केट रेट सिस्टम, जो इसमें रेट्स पंजाब गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किए होते हैं। ये नॉन शेड्यूल आइटम थी जिसका रेट एनालिसिस हमने वर्कआउट किया, और बेस्ड ऑन इसमें गुटके की उस वक्त एमआरएस में आइटम नहीं थी ना। ये नॉन एमआरएस है आइटम? नॉन एमआरएस। अब हमारी इसमें टेक्निकल ये चीज़ को ये वेरीफाई नॉकआउट कर रहे हैं। मैं तो सॉरी टू से, मुझे नहीं पता कि वो हमारे जो आए थे वो टेक्निकल थे, तो ये अगर वो हैं तो ये आपको फायदे होते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं प्री पीएससी क्लियर करें। वाइस चांसलर साहब, इस यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, और जब पैरा ऑडिट्स की तरफ से आए तो टेक इट वेरी सीरियस, कंडक्ट प्री पीएससी मीटिंग्स, ऑल अटैच्ड बॉडीज हेड्स दे कम विद प्रिपरेशन। So you sound very energetic, but you haven't done your homework. You should have sat with them as well in advance. और pre PSC में ये सारे ये प्री पीएससी में हो जाना चाहिए था। दूसरा सर कि MRS नहीं करना चाहते यहाँ बैठ के। We are custodian of the public funds and we have far bigger job to do. This is embarrassing for us as well to carry out evaluation for non-schedule, non-MRS गुटका item for 6 लाख रुपया। अच्छा सर, चीफ इंजीनियर साहब आप ये बता दें कि जो रेट एनालिसिस था वो अप्रूव किया किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने? सर इसमें चीफ इंजीनियर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन इज फुली एम्पावर्ड टू अप्रूव द रेट एनालिसिस। उसमें वर्किंग होती है, मार्केट रेट लिए जाते हैं। आपने अप्रूव किया हुआ है? यस सर, मैंने वेरीफाई कराए ऑडिट को, एंड दिस पैरा सेटल। सर इस पे एक चीज़ ज़रा ऐड कर लें, पैरा सेटल हो गए। सर जो एमआरएस के रेट चीफ साहब ने अप्रूव किए हैं वो फिर फाइनेंस को भी इंटीमेट करें, अगले इंटीमेट के लिए पूरा काम करें। तो आप फाइनेंस को भी इंटीमेट करें ताकि फाइनेंस अपने नेक्स्ट शेड्यूल में उसको डाले। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 32 है सर। द पैरा इज 4.5.7। ये सर वो एंटी टर्माइट स्प्रे का आ गया। ये दिस इज शेड्यूल्ड आइटम एंड वो इज ट्रीटेड एज ए नॉन स्टैंडर्डाइज आइटम। इसकी सर जो शेड्यूल रेट है 2.27 पर स्क्वायर फीट है, और जो रेट चार्ज है वो 5 रुपये था सर। शेड्यूल रेट क्या है सर? 2 रुपये 27 पैसे सर, और 5 रुपये चार्ज किया है? जी 5 रुपये 12 पैसे। चीफ इंजीनियर साहब इसमें तो शेड्यूल आइटम है ये। सर इसमें सर योर पॉइंट्स आर वेल नोटेड। सर ये जो एंटी टर्माइट हम वी हायर्ड अ कंसल्टेंट एज वेल, जिनकी एडवाइस के बेस पे जो स्ट्रॉन्गर कॉम्पोजिशन फॉर लास्टिंग लॉन्गर प्रपोज किया था। इट वाज प्रपोज एज नॉन एमआरएस, और जो सर ये गाइडेंस थी कि जो टेक्निकल विंग ऑफ एफडी है उससे एडवाइस ले ली जाए, एंड वी हैव सॉट दैट एडवाइस एज डायरेक्टेड आल्सो। When did you seek the advice? एमआरएस सर
का रेट होगा उस पर आप नॉन एनएमएस नहीं लगा सकते, ये ना कि नहीं वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने उसकी लगा के हमने फाइनेंस से उसकी वो ली है। प्राइस तो यही आएगी जो वो तो जो आप कह रहे हैं। सर एडवाइस आ चुकी है आपको भी दे दी हमने। फाइनेंस की एडवाइस भी आ चुकी है, वो हम आप दिखा देते हैं। क्या एडवाइस है फाइनेंस? रिकवरी की सर। शेड्यूल्ड आइटम है, कितना रिकवरी है इसमें? इसमें सर ये है 9,69,823 रुपये। विजय साहब ये तो कुछ भी नहीं है, कर लें, रिकवरी करेंगे। नेक्स्ट अगला पैरा पेज नंबर 34 पे, ये सर वही पीएल ब्रेक मेसनरी गुटका का जो आपने कहा था कि फाइनेंस को ये रेट कन्वे करेंगे। हाँ सेटल करेंगे पैरा। जी सर। नेक्स्ट अगला सर ये भी सिविल वर्क से रिलेटेड पैरा 7.4.5.10 पेज नंबर 37। इसमें भी सर ब्रेक मेसनरी गुटका वर्क हुआ था which was carried out and payment was made at the rate of 150 per square feet as a non-scheduled item. The rate was charged as 175 and the rate which was to be charged was rupees 100. इसमें सर 5,81,000 का डिफरेंस बना है। ये भी इन्होंने शेड्यूल आइटम को नॉन शेड्यूल ट्रीट किया। ये नॉन शेड्यूल आइटम है सर। फाइनेंस उसके बाद इसको नोटिफाई कर चुका है 158 रुपये में, 158 में बाद में नोटिफाई। ये तो मानते हैं शेड्यूल आइटम है। जी सर, अब शेड्यूल हो चुका है और 158 पे शेड्यूल हुआ है। 175 रुपये चार्ज किए। उस वक्त क्या चार्ज हुआ? क्या 175 रुपये सर चार्ज हुआ है। वो अब 158 शेड्यूल हुआ है। जो उस टाइम रेट इनपुट रेट के मुताबिक बनता था वो था 100 रुपये। इसको एक्सप्लेन करें, ये 75 और 100 को एक्सप्लेन करें। हाँ ये एक्सप्लेन करें डिफरेंस कौन से सर? ये हमारे ये रेट एनालिसिस ये भी हम भेज देते हैं, चेक कर ले सर। क्योंकि देखिए मैंने कहा ना सर उसमें आइटम्स होती हैं। अब ये जो आइटम में हमने जो इसमें हमने बैक साइड पे प्लास्टर किया, एवरीबॉडी कैन चेक, वो उसमें शामिल था। हाइट फैक्टर, क्योंकि हमारी 3 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें हाइट फैक्टर शामिल था। डेफिनेटली हाइट फैक्टर में जब होगा लेबर भी बढ़ती है, वो सारे शामिल है। रेट जो है वो जो गुटके का रेट है उस पर इनपुट मटेरियल में नहीं था, वो मार्केट रेट है, बाकी सारे लेबर रेट हैं। जो गवर्नमेंट के रेट नोटिफाइड है ना सर इनपुट रेट में, लेबर रेट में, तो आप ये कहना चाहते हैं कि 175 में लेबर रेट भी इंक्लूडेड है? सब कुछ इंक्लूडेड है। तो जो फाइनेंस ने 158 किया है, सर वो that is the rate of the scheduled item only, but 175 is inclusive labor. ये हाँ नहीं मैं उनको देखा ही नहीं मैंने सर। 150 जो आप 175 inclusive labor आप कह रहे हैं सर, मैंने ये जी कहा। सर। yes or no? 175 inclusive labor or हाँ yes? हाँ जी। आपने तो scheduled item का 158 लिया है। 158 इंक्लूडिंग लेबर। हाँ जी, इसको सर आपका भी including labor और छठा साहब छठा साहब है यार। जी जी, मैं सर ये इनसे बात कर रहे थे इंजीनियर साहब, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा था। ये कह रहे हैं कि जी हम जब रेट लिया तो फिर बाद में हमने ये और चीज़ें ऐड की, तो ये एस्टीमेट किसने बनाया था? क्या इन्होंने खुद नहीं बनाया? और अगर इन्होंने खुद बनाया है तो इन्होंने पहले चीज़ें क्यों नहीं सारी इसमें एंटर की? और ये नॉन शेड्यूल आइटम अगर इन्होंने बाद में डाली भी है और चीज़ें की हैं तो ये बाद में उसको रिवाइज कर सकते थे एस्टीमेट को। शेड्यूल आइटम है, वो क्या मान रहे हैं शेड्यूल आइटम है, रेट ज़्यादा दिया है उन्होंने। नॉन है मेरा, अच्छा नॉन है मेरा। मेरा तो ख्याल है कि ऑडियो से वेरीफाई करवाएं इस बात को। बहुत डिफरेंस है सर ये तो हमारा जो डिफरेंस बन रहा है वो तकरीबन 75 रुपये का बन रहा है डिफरेंस पर। सर टोटल तो नहीं, लेकिन सर 5,81,000 का इसका डिफरेंस बढ़ना है जो कि ओवर पेमेंट हुई है। मुझे समझ लग गई जी 175 माइनस 100 सर वो बाद में नोटिफाई हुआ है जो सर सर वैसे भी हमारे जो गवर्नमेंट की रेट्स हैं जो हम शेड्यूल देते हैं हर साल में, वो वैसे भी मार्केट रेट से ना काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ऊपर होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर उसके बावजूद भी हम रेट्स ज़्यादा लगाएं और क्वालिटी भी उस तरह ना दें, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है हमें। बट ओवर हेयर डीजी साहब ये मुझे बताएं, लेट्स टेक टू द सब्जेक्ट जब ये इन्होंने ये इस्तेमाल किया है गुटखा इसमें इन दिस केस
ये नॉन शेड्यूल आइटम था उस वक्त? जी, ब्रेक मेसनरी गुटका था सर। उस वक्त ये नॉन शेड्यूल आइटम था? जी सर। उसके सर मैं एक बात ऐड करता, जो फाइनेंस के दिए हुए इनपुट रेट्स भी सारे वही शामिल किए हैं, जिसमें लेबर भी है, मटेरियल भी, वो फाइनेंस के रेट्स हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन जब ये नॉन शेड्यूल आइटम है और आपने बाद में उसको शेड्यूल लिस्ट में लेके आए हैं, तो फिर तो इनका कोई इशू नहीं बनना चाहिए। सर हमारा पॉइंट ये है कि सर जो इनपुट रेट जिसकी बेसिस पे इन्होंने एस्टीमेट बनाया है 175 रुपये, सर उसमें मटेरियल भी है, लेबर भी है, वो सारा फाइनेंस ने ऑलरेडी दिया हुआ है सर, उसी को कैलकुलेट किया हुआ है, उसका डिफरेंस बन रहा है। सर कहने का मकसद ये है कि 158 ही रेट बनेगा, 175 नहीं बनेगा, चाहे वो फाइनेंस ने नोटिफाई किया है कि नहीं किया, क्योंकि मार्केट में ये रेट है 158। नहीं, ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि मार्केट में ये आप वाला रेट है और इनका रेट नहीं है? हमने फाइनेंस ने बाद में किया है ना, पहले तो नहीं किया ना, जो उन्होंने तो पहले लिया हुआ है। पहले किया, अब इसका इंक्लूड लेटर एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो 175 माइनस 158 जो डिफरेंस है वो रिकवर हुआ। वो कितना बनता है सर? कौन सा डिफरेंस रिकवरी कितनी है? आपकी रिकवरी? सर आप ये कंसीडर करें कि रेट ऑन द डे वाज 158 बट दे चार्ज 175, सो इन दिस प्रोजेक्ट गिव अस द डिफरेंस बिटवीन 175 माइनस 158। कर लेते हैं रिकवरी तकरीबन होगी सर, ये तो सारा रुपए 3 लाख होगी सर। 1 लाख रुपए रिकवर कर रहा है। नहीं, but in this case I think we are treating this as हम बहुत सख्ती कर रहे हैं, क्योंकि जब वो जो MRS आइटम नहीं है उस पे आप वो जो 200-300 रुपए का ले लें, आपने जब उसका रेट शेयर नहीं किया, वो चाहे वो इन अफेक्ट वो रेट कम हो, लेकिन जब आपकी उसके ऊपर गाइडलाइन नहीं है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, फिर इनका कोई सूर तो बनता नहीं है। इन दिस केस आपको बेनिफिट जाना चाहिए, क्योंकि पैरा सेटल करें। क्योंकि सर इन्होंने काम मार्केट रेट पे ही करवाया है ना, नहीं, बस मार्केट रेट ही किया है। फाइनेंस जो चेयरमैन है सही कह रहे हैं, आप उसको शेड्यूल आइटम यहाँ पे कर देते हैं। फाइनेंस हम 3 लाख रिकवर कर लेते, लेकिन उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि बाद में बाकी चीज़ों में बड़ा अफेक्ट होना था। शेड्यूल्ड आइटम नहीं, थैंक यू। बाद में 2 होगी और अपनी फ्यूचर प्रैक्टिस में ये सब आप देखिएगा जनरल। वेल नोटेड जी। ऑडिट सर नेक्स्ट पेज है सर 40, पैरा 7.4.5.12 ओवर पेमेंट ड्यू टू अलाउंस ऑफ हायर परसेंटेज। सर इस सिमिलर नेचर का पर हम डिस्कस कर चुके हैं सर। ये वर्क था कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट सर्विस सेंटर, इट वाज अवॉर्डेड टू ए कॉन्ट्रैक्टर एट 7.88% बिलो, लेकिन सर जब पेमेंट हुई है तो इनको 6.69% बिलो भी हुई है, जिसका डिफरेंस बनता है 5,29,000। ये सिमिलर नेचर पैरा जिसमें सर आपने रिकवरी का ऑर्डर किया था। STAC ने भी रिकवरी एडमिट की है जी इसमें, सर, ये वाहिद कॉलम है जो STAC ने लिखा हुआ है कुछ। जी सर, सेक्रेटरी साहब कर लें रिकवर। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट सर पेज नंबर 43, पैरा 7.4.5.14 ओवर पेमेंट ड्यू टू अलाउंस ऑफ हायर परसेंटेज। सर ये ट्रेजरियर लाहौर ने कंस्ट्रक्शन ऑफ फीमेल हॉस्टल के लिए पेमेंट की थी, जिसमें वो कंपेरेटिव स्टेटमेंट में जो जितना बिलो था उससे ज़्यादा पेमेंट कर दी। सर इसमें भी रिकवरी थोड़ी सी बनती है। कितनी है? कितनी रिकवरी? 2,67,000 सर, 613 रुपये सर। STAC ने क्या फैसला किया? जी सर, रिकवरी का फैसला किया और प्री PAC ने भी रिकवरी का यू फैसला वांट टू कंटेस्ट वाइस चांसलर? सर इसमें जो जिस तरह हमारा पिछले में भी था कि वो HEC फेडरल डॉक्यूमेंट था, प्रोजेक्ट था, इसमें सर जो पंजाब गवर्नमेंट के हमने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स दिए थे जिसके बाद हमने पेपरा प्रोक्योरमेंट की है, उसके अंदर ये क्लॉज रिफ्लेक्टेड नहीं था और उसके तहत ये सारी प्रोसेस हुई है। सर पिछले पैरा पे भी यही था कि वो HEC वाला हमने परफॉर्मा यूज़ किया था जो PEC का बिडिंग डॉक्यूमेंट था, और इसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बिडिंग डॉक्यूमेंट किया है जिसके अंदर ये प्रोविजन अकाउंटेड फॉर नहीं है। सर ये आवर रिक्वेस्ट टू द हाउस। ना सर फाइनेंस रिकवरी तो फिर भी बनेगी। 2 लाख रुपए है, कुछ ज़्यादा नहीं है, कर लें, रिकवर करें। सर नेक्स्ट है पेज नंबर 45 है, द पैरा इज 7.4.5.17 ओवर पेमेंट ऑफ
1,17,800 ड्यू टू डिडक्शन ऑफ अर्थ। सर नॉन डिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेटेड अर्थ वर्क का ये पैरा है जिसमें 1,17,000 की रिकवरी बनती है। इसमें तो मेरे ख्याल किसी को डिस्प्यूट भी नहीं है, SDSC ने भी कहा है और प्री-PAC ने भी कहा है कि रिकवरी कर लीजिए। आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट लगाया हुआ यहाँ पर, क्यों वो नहीं दे रहा? क्लब हुआ पैरा तो इस वजह से लग रहा है, इसमें तो कोई ऐसी इशू नहीं मेरे। Sir, we have written to the person for recovery, sir. We are chasing the person, sir. How long will you take to chase him, to get him? कितना टाइम लगेगा? इसको टाइम बार कर दें? जी प्लीज़। 90 days. नेक्स्ट is sir page number 48, para 7.4.6.3, non-recovery of outstanding amount of rent of canteen and photocopy shop 1.626 million। सर इसमें कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था मुमताज़ फोटोकॉपियर को और साजिद अली फॉर कैंटीन वर्क और इनसे 1.6 मिलियन की रिकवरी पेंडिंग है काफ़ी अरसे से। सर कितने अरसे से? ये सर जिस टाइम हमने ऑडिट किया था उसको तकरीबन 4 साल तो हो गए सर, उस टाइम भी रिकवर। ऑडिट आपके पास, हमारे पास 10-10 साल पुरानी रिकवरियाँ भी आई हैं, कह रहे हैं बहुत अरसे से। September 24 जी। आपसे पहले तलत साहब थे? जी सर, 1 साल का इंटरिम पीरियड था, उससे पहले तलत साहब से। जी सर, इसमें एक सबमिशन है हाउस को। सर ये उस कोविड पीरियड का है जिसमें हमारी जो बिडिंग डॉक्यूमेंट स्टेट करते हैं कि यूनिवर्सिटी ओपन डेज जो होते हैं उसके हिसाब से हम पेमेंट करते हैं और ड्यू प्रोसेसेस वर फॉलोड आल्सो। तो सर ये हमारा सबमिशन है। आपकी सबमिशन है, कोविड पीरियड था, यूनिवर्सिटी बंद थी, स्टूडेंट्स नहीं थे, कैंटीन वाले को रिलीफ देना चाहिए और फोटोकॉपियर को। जी सर, यही है जी, रिलीफ देना चाहिए। सेटल कर दें पहले। सर ये पेज नंबर 51 है, पैराइज 7.4.6.8, नॉन रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। सर ये फैसलाबाद कैंपस से रिलेटेड पैरा है। 6.8 है, 6.9 है? सर ये 6.8 है, इधर गलत प्रिंट हो गया, 6.8 है वैसे। अच्छा नहीं वो गलत प्रिंट हो गया। पेज क्या है? पेज सर 51 है, 51 सर। मैडम ये गलती से लिखा गया था, प्रिंट हुआ वैसे 8 है। ठीक है जी। ये सर रेंट ऑफ कैंटीन और एडवांस टैक्स की मद में सर 8,04,092 रुपये पेंडिंग है टिल लॉन्ग फ्रॉम 2018-19 ऑनवर्ड। नहीं सर ये 2018-19 और 19-20 का पीरियड कोविड तो बाद में आया था। सर ये नोटिस टू वेंडर इशूड है, अभी हम रिकवरी पे जा रहे हैं सर। सेम पीरियड में प्लीज 90 डेज में रिकवर करके ऑडिट को वेरीफाई करा दें। जी नेक्स्ट है सर पेज नंबर 54 है, पैरा नंबर 7.4.7.3। द पैरा इज रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स इन पंजाब सेल टैक्स वर्थ 6.2 मिलियन। ये सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम इन्होंने कनेक्टिविटी ली थी जिसका एग्रीमेंट साइन किया था, इसकी मद में इन्होंने इनकम टैक्स एंड PST इज रिकवरेबल अमाउंटिंग टू 6.2 मिलियन। डिपार्टमेंट ये कहेगा कि ये टैक्स ये हमने फेडरल गवर्नमेंट का बनता है, हमने उनको दिया, यही कहेगा ना? देखिए मुझे पहले पता था। हाँ आपने नोटिफिकेशन पहले शेयर किया इनके साथ? ये बात तो SDSC में भी सेक्रेटरी साहब आराम से हल हो जानी थी। प्री-PAC SDSC में ये हो जाना चाहिए था मसला हल। हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर इन्होंने ये कलेक्ट फेडरल लेकिन फेडरल टैक्स कलेक्ट कर चुके होंगे, फेडरल टैक्स कलेक्ट किया है। सर मैं रिस्पॉन्ड प्लीज़। जी सर। सर इसमें ये HEC जो सपोर्ट दे रहा है सिंस 2009 और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को भी दे रहा है, आई थिंक इट्स अ क्लब सिस्टम। सर वो हमसे रिफ़ंड लेते हैं और हमने उनसे ये क्लैरिफिकेशन भी मांगी थी विच दे हैव प्रोवाइडेड कि दे रिकवर द रिस्पेक्टिव शेयर एंड चार्जेस वो फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ और जो वो टैक्स है ऑपरेशंस और मैनेजमेंट पे वो दे रहे हैं। जी उनकी तरफ से हमने स्टेटमेंट दी थी, वी डिड चेज दी HEC एज वेल। फाइनेंस ये डबल जेपीडी नहीं हो जाएगी? फाइनेंस ये डबल जेपीडी नहीं हो जाएगी?
इन्होंने करेक्ट करना था ये तो से आप इसकी वो कह रहे हैं कि हम फेडरल टैक्स सेल्स टैक्स में कलेक्ट कर चुके हैं। नहीं, कोई वो बात नहीं सर, ऐसे नहीं है। जो परचेजर हैं ये हैं, वेंडर हैं, आप नहीं करना है सर। सर ये HEC जो है इट हैज़ एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर थर्ड पार्टीज़, और उसको जो हमसे उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दी है वो एक्सप्लिसिट ईमेल के तौर पे मौजूद है, जिसमें वो मेंशन करते हैं कि दे आर पेइंग टैक्सेस और हमें वो रिफंड नोटिस जारी करते ये हैं। वेरीफाई कराया ऑडिट को? जी ये डॉक्यूमेंट हमने शेयर, जी प्लीज़। ये वही है वाउचर जो इनको वाउचर दिखाने हैं। नहीं कॉन्ट्रैक्ट जो था HEC का था सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, जी और आप कह रहे हैं कि वो इनवाइस हुआ था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, नहीं सर HED नहीं, HEC हायर एजुकेशन कमीशन। हायर एजुकेशन कमीशन फेडरल है ना। नहीं, आप ऑडिट करेंगे वो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट HEC का था। सर ये कॉन्ट्रैक्ट में तो ये लोग एंटर हुए थे। अब सिर्फ हमारा दो व्यू पॉइंट है। एक ये कि पेमेंट इन्होंने की, इन्होंने एटसोर्ट टैक्स डिडक्ट करना था। एग्जैक्टली चट्टा साहब का बड़ा पर्सनल सवाल है कि जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो HEC जो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? तो उनके बिहाफ पे टैक्स कलेक्शन तो ये उसी हद तक करेंगे, PST कैसे लेंगे ये? आपने तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया ना, जहाँ पे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे सेल्स टैक्स कलेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी, यू आर द होल्डिंग एजेंट। इसमें आप एक दफ़ा बैठ के अपने आप को एजुकेट करें। हाँ ये बड़ा फाइनेंशियल ये वरना ये पैरा आपको तंग करते रहेंगे इन फ्यूचर। सर ये इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग टू सी अ यंग वाइस चांसलर। हाँ जी सर आपको भेजता रहेगा, आप करते रहेंगे। Advice is well taken sir। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉलो द पेपरा रूल्स, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना ये एनहांस जो करते हैं, आपको पता है कि कैन गिव यू इन्विटेशन अगेन एंड अगेन जी। सर द कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन HEC एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इनके साथ था, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था। तो फिर ज़ाहिर बात है सर इन्होंने पेमेंट तो करनी थी सर, और डिडक्शन भी करनी थी। ये एग्रीमेंट की कॉपी है सर मेरे पास। किसी थर्ड पार्टी का नहीं है, ले आओ। नहीं सर लिखा सर जो वो सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो HEC आगे थर्ड पार्टी से लेती है और हमसे रिफंड लेती है उस पेमेंट का जो हमें सर्विस। यू आर सेइंग कि यू आर विद होल्डिंग एजेंसी हैं। नहीं, विद होल्डिंग नहीं कह, हाँ। अगर विद होल्डिंग एजेंट होते तो दे वुड हैव कलेक्टेड द कॉन्ट्रैक्ट इनका है जो ओके लेट्स पुट इट अदर वे, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो किसने यूज की? HEC ने सर। और उन्होंने सर्विस प्रोवाइडर यूज करके ये आपको यूज, जी सर ऐसे ही एंड दे हैव पेड टू HEC और द HEC की लायबिलिटी है, HEC सर। HEC की लायबिलिटी है। क्लैरिफिकेशन करें। जी सर। जब उन्होंने ना पैसे लिए ना पे किए, HEC is doing the contract with the service providers and they have no direct payment link with the service providers, correct? Everything is routing through the HEC. पेमेंट इन्होंने की So I, सर there is some दे मेड द पेमेंट सर, दे मेड द पेमेंट। पेमेंट इन्होंने की है सर, HEC tax देगा उसमें। लेकिन पेमेंट सर इन्होंने की है। नहीं वो ले payment but they are paying to HEC. It is the primary responsibility of HEC and the service providers. HEC का जो होने देगा। सर सर तो आपको this lenient visa और उनको educate, I don't think so this case में आपको आप वेरीफाई करवा लें सर। मेरा ख्याल है इसमें आप जी जी सर। सर नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 56। जी पेज नंबर 56 सर। इसका मैंने क्या फैसला किया? सर इसका तो आपने कर फैसला। मैंने फैसला I think क्यों सर नहीं किया, ये आप बता रहे डॉक्यूमेंट्स हम वेरीफाई कर लेंगे सर। अगर सर डॉक्यूमेंट्स हम वेरीफाई कर लेंगे, आपको रिपोर्ट कर देंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई सब्जेक्ट। करें और ये इसकी क्लैरिफिकेशन भी जी, दें जी। आप HEC से, क्योंकि HEC इज द बॉडी जिसने जो सर्विस प्रोवाइड की है सर थर्ड पार्टी से। it looks like the liability of HEC. हाँ लुक्स लाइक लायबिलिटी। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 56 है सर। द पैरा इज 7.4.8.7 इरेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। सर इन्होंने एडवर्टीजमेंट दी थी अखबार में फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। द एड वॉज पब्लिश इन द न्यूज़ पेपर। रिक्वायरमेंट वॉज एज वॉज मिनिमम एज वॉज 30 years and the maximum age was 40 years. Mr. Pervez Mahmood was appointed when his age was 29 years, sir. एंड 8 months, जी। 4 महीने कम थे वो। जी जी कम थे और वो एलिजिबल नहीं थे सर, उनको अपॉइंट कर लिया गया। ये हमारा पैरा। इसका प्रोब हुआ है?
सर ये 14/1/2022 को प्रोब का ऑर्डर हुआ था SDAC से, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक कोई प्रोब नहीं हुआ। प्रोब हुआ सर? सर इसकी प्रोब की आउटकम्स हैं दे आर अवेटेड। इसका प्रोब वाज नोटिफाइड इन February 2022 और हम इसमें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोवाइड कर चुके हैं और रिसेंटली व्हेन इट केम टू लाइट हमने ये रिमाइंडर भी दिया है। सर ये इस केस ये प्रोब आपने नहीं करना, ये प्रोब किसने करना था? आपने खुद करना था प्रोब, ये डिपार्टमेंट ने करना था? डिपार्टमेंट में सर। हाँ सर, वो तो वाइस चांसलर है, सिंडिकेट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। because you are an autonomous chartered university, you could have initiated the inquiry. आपकी सर्च कमेटी है, फाइलिंग कमेटी, रिक्रूटमेंट कमेटी, HR कमेटी। जी हमारे पूरे वर्क रूल्स हैं सर। इस पर्टिकुलर केस पे मैं थोड़ी लाइट डाल सकता हूँ विद परमिशन ऑफ द हाउस। सर द पर्सन अंडर कंसिडरेशन ही वाज असिस्टेंट डायरेक्टर, ही वाज ऑलरेडी आवर एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी और ये जो अपॉइंटमेंट है ये डिप्टी डायरेक्टर की है जो हमारे स्टैट्यूट्स 2005 आर्टिकल 922 जो है उसमें एज रिस्ट्रिक्शन डजंट अप्लाई टू आवर ओन एम्प्लॉइज़, उस कॉन्टेक्स्ट को ये इस्तेमाल किया गया था। तो वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि देयर इज नो इरेगुलरिटी। तो जब रिकमेंडेशन आई थी प्रोब की विच वॉज द अंडरस्टैंडिंग, प्रोब ऑफिसर भी आइडेंटिफाइड थे बाय द HED, so we thought कि उसकी प्रोब आउटकम आएगी तो we'll be very comfortable in defending this. I hope यही होगा और मुझे लगता है कि प्रोब भी रिपोर्ट आप उनके हक में होगी। आप सर इसकी प्रोब 90 डेज में प्रोब रिपोर्ट दें। थैंक यू सर। इसको डिले नहीं करना। नेक्स्ट ये डॉक्टर बच्चिया जावेद साहब आए थे। पेज नंबर 58 है सर जी। 7.4.8.8 इरेगुलर अपॉइंटमेंट विदाउट एडवर्टीजमेंट, ये सर टोटल उसका PDP है, लेकिन सर इसमें ये ऐसा हुआ कि इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर को अपॉइंट किया था जिसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस चाहिए थी, एक्सपीरियंस 5 साल का, लेकिन उनका 4 साल 8 महीने का एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी उनको अपॉइंट कर लिया गया। शी वॉज मैथमेटिक्स प्रोफेसर डॉक्टर वजिया जावेद। सर ये DAC इसकी 14/1/2022 को हुई थी जिसमें डायरेक्शन दी गई थी इसको प्रोब किया जाए मैटर को, लेकिन अभी तक प्रोब नहीं हुआ। इसके बाद PSC की रिकमेंडेशन भी ये थी कि ये प्री PSC की इसको प्रोब किया जाए सर। द प्रोब इज स्टिल अवेटेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट। जी सर, इसी में सर वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन डिफेंडिंग दिस केस इन फ्रंट ऑफ द प्रोब एज वेल। प्रोब ऑफिसर वाज आल्सो नॉमिनेटेड इन बाय HED इन 2022। इनका जो हमने कैलकुलेशंस किए हैं वो एक्सपीरियंस प्लस 5 ईयर्स बनता है, ये थ्रू एड ही थी सर। 3 साल हो गए वाइस चांसलर साहब और सेक्रेटरी साहब 3 साल हो गए हैं अभी तक एक डिसीजन जो इस अगस्त हाउस में आने से पहले एक SDAC आपने ही लिया है और आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे। और सर ये पर्सन रिजाइन भी कर चुके हैं। क्वारी का टाइम 60 डेज होता है। वो रिजाइन भी कर गई है, मैं सुना वो रिजाइन कर गई। 60 डेज का टाइम होता है सर पीडा के अंदर। हर इंक्वायरी का 60 डेज का टाइम होता है। वेरी सैड सेक्रेटरी साहब, ये डिस्प्लेजर नोट कर लें। पहला सेटल करें, खातून तो चली नहीं गई, लेकिन फिर भी आप सर इसको 60 डेज में कंप्लीट करें प्रोब। सर इसके बाद 61 नंबर पेज पे सर पैरा नंबर 7.4.8.9 सर ये दोबारा अपॉइंटमेंट का पैरा है, इरेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सर मिस्टर मजूक अख्तर वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी सर रिक्वायर्ड क्राइटेरिया जो कि एडवर्टाइज किया था उसके मुताबिक भर्ती नहीं हुई। रिक्वायर्ड क्राइटेरिया था कि PhD प्लस 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन BPS 17। इन ऑफिसर ने सर 2013 में PhD मुकम्मल की थी और इनका एक्सपीरियंस कम था। सर साइड बाई साइड ये भी बताता जाऊँ कि चांसलर ने इस सारी अपॉइंटमेंट को इलीगल करार दिया था और इसमें भी सर ये रिक्वायरमेंट ये थी कि प्रोब हो। आज 4 साल का अर्सा गुजर गया, किसी किस्म का कोई प्रोब नहीं हुआ और प्री PSC में, क्योंकि सर अगर आप इसको लमसम सारी अपॉइंटमेंट्स को देखें ना तो फिर एक अलग सिनेरियो बनता है। अभी एक अपॉइंटमेंट नहीं, जितनी अपॉइंटमेंट तमाम की तमाम पे ऑडिट को ऑब्जेक्शंस हैं सर। सेक्रेटरी साहब इसका प्रोब होगा। हमने ये अपनी मीटिंग्स का शेड्यूल जब दिया था, हमने हर डिपार्टमेंट के जब हम उसको देख रहे होते हैं मीटिंग के 3rd मंथ पे हम उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट भी लेते हैं। सो जो प्रोब हम आज आपसे ऑर्डर कर रहे हैं वो 2 महीने बाद तक वो प्रोब हो जाना चाहिए एंड जो 90 डेज कंप्लीट होंगे तो आपकी बारी भी आ जाएगी इस मीटिंग के PSC 2 के लिए। तो आपने वो प्रोब रिपोर्ट लेके आनी है साथ। जी ठीक। 60 डेज और 3 महीने बाद कंप्लायंस।
पैरा सर पेज नंबर 63 है सर जी। पैरा 7.4.8.10 इरेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन। सर ये भी अपॉइंटमेंट का पैरा, इसमें डिप्टी डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया और इसमें भी मेरिट की खिलाफ वर्जी की गई। सर डिप्टी डायरेक्टर वकास अहमद को अपॉइंट किया गया, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस था 6 साल का, वकास अहमद का 4 साल का एक्सपीरियंस था, उनको अपॉइंट कर लिया गया। सजाद अहमद को डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया सर, मैक्सिमम एज लिमिट थी 40 ईयर्स, इन साहब की एज थी 44 ईयर्स। उसके बाद सर उज़ैर इखलाक को अपॉइंट किया गया, ये प्रोबेशन पे थे और उसके बाद इन्होंने छुट्टी भी ली जो छुट्टी नहीं दे सकते थे। ये बेसिकली सर 2 मेजर अपॉइंटमेंट जो पहली हुई ये दोनों गलत हुई और मेरिट के खिलाफ हुई थी। प्रोब हुआ इसमें? इसमें भी सर कोई प्रोब नहीं हुआ, प्रोब का ऑर्डर हुआ, किसी किस्म का प्रोब नहीं हुआ। प्रोब 60 डेज रिपोर्ट। नेक्स्ट। इसके बाद सर ये पेज नंबर 56 है, द पैरा इज 7.4.9.1। इसमें सर इरेगुलर पेमेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस है विदाउट द अप्रूवल ऑफ सिंडिकेट। जी जी यार पैर में डालूंगी ये क्या अंदर। सर इसमें जो रिकमेंडेशन है वो PSA में लाइक टू सेटल द जी सर रिकमेंडेशन इट इज रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट सर। वाई? इसमें सर ये वेरिफिकेशन कर ली हमने, इनकी जो 47 मीटिंग थी वो उन्होंने प्रोड्यूस कर दी थी, जो सिंडिकेट की मीटिंग थी उसमें ये अप्रूवल दी गई थी सर। दी गई थी? जी सर। आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत थी? जी सर, जिससे मैंने आपने सॉरी किया था? नहीं सर, इसमें रिकॉर्ड प्रोविजन का मसला था जिससे सॉरी नहीं किया आपने? नहीं अभी तक नहीं किया, आप कहेंगे तो कर लेंगे सर। सेटल करें इसको। The next para is sir page number 68. The para is 7.4.10.4 irregular expenditure on contingent paid staff। सर ये contingent paid staff इन्होंने हायर किया था और इसको विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट और इसमें भी रूल्स को फॉलो नहीं किया गया था सर। छोटे मुलाजमीन है ये सर? जी सर, डेली वेजेस। ये पैरा सेटल करना। नेक्स्ट। इसके बाद सर ये पेज नंबर है 70, क्या लिखा 70। द पैरा इज 7.4.16.3 irregular expenditure on entertainment for ₹3 million and non reduction of income tax। सर इसमें इन्होंने पेपरा रूल्स को फॉलो नहीं किया था और जो पेमेंट की थी उसमें से टैक्स भी एट सो डिडक्ट करना था, 1,35,000 का डिडक्ट नहीं किया था। ये मैं पैरा गो थ्रू कर रहा था। इसमें 3 मिलियन का एक्सपेंस जो है वो कोई इतना स्पेसिफिक नहीं है, वो ऐसे लग रहा है कि 3 मिलियन की चाय पी गए हैं, ये खाने खा गए हैं कि क्या ये क्या था एक्सपेंस? मैं रिस्पॉन्स सर? यस सर। जी सर ये जो बिकॉज इट कवर्स अ पीरियड ऑफ 2 years, जो इसमें मोस्टली है ये एंटरटेनमेंट डोमेन है जो कवर करती है पेटी परचेजेस को। सर जो हमारे फोरा है उसके हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग और अटेंडेंस जो उस टाइम ड्यूरेशन की थे वो प्रोवाइड किए, जिसमें हमारी एकेडमिक काउंसिल, सिंडिकेट, सिलेक्शन बोर्ड, शॉर्ट लिस्टिंग कमेटीज़, बसर, यूई प्रिंसिपल डायरेक्टर्स। यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम इन वी हैव 9 campuses in 7 cities और ये ओवर 2 years है। तो सर ये petty nature की थी and these are basically mostly linked to entertainment and arranging these events, so that's why our इसमें आपने एक चीज़ लिखी हुई है बड़ी ऑब्जेक्शनेबल है कि minutes of meetings are not required for processing of a bill। आगे है ये, this is 7 इसमें सर सारी Roman कैश 7 है ये। तमाम पेमेंट कैश पेमेंट हुई है। हाँ ये मैं पूछना चाह रहा था कि पेमेंट्स आपने कैश पेमेंट्स किए हैं इसमें, ये तो बड़ी बैड प्रैक्टिस है। We don't encourage that। अमाउंट बताएं कि अमाउंट तो 3 मिलियन है टोटल। नहीं सर, इंडिविजुअल अमाउंट। इंडिविजुअल अमाउंट कितनी है? हर एक की कुछ बता दें इंडिविजुअल। मैं बता देता हूँ सर। पेटी परचेजेस की अमाउंट बता दें। 1,30,000, 1,45,000, फाइनेंस 1 लाख से तो नीचे होती है। पेटी की क्या वैल्यू है? सर पैटी की है कि जिसमें आप कोटेशन के ऊपर परचेज कर ना वो समझ ले, वैल्यू क्या है? अब अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 1 लाख तक की है बस। 1,35,000 उसके अंदर आ जाता है, पेटी है वो। अब ये सर देखने वाली बात है कि ये क्लब तो नहीं क्या हुआ है 1,35,000। आपके 7 campuses in 7 different cities और ये उन सब का क्यूमुलेटिव है। सर ये सिर्फ VC ऑफिस का सर। सर हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर्स, टाउनशिप हेडक्वार्टर्स 2 साल का। ये अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है फॉर 2 years, बट हम इरेगुलरिटी देख रहे हैं कि कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है कि कैश विड्रॉल जो है वो ज़्यादा अमाउंट का कोई कैश विड्रॉल है। सर लाख से ऊपर कैश विड्रॉल हो ही नहीं सकता था।
1,30,000 से 1,60,000 भी। सर ये इसमें ये वेरीफाई कर लें कि जो 1,35,000 है वो एक मीटिंग का है कि उसमें क्लब की हुई मीटिंग। हाँ, ये आप बताएं रजिस्ट्रार साहब, आपको पता होना चाहिए रजिस्ट्रार साहब। जी आप बताएं सर, जो आप पहले बोल रहे थे पीछे से। ये मुख्तलिफ मीटिंग्स हैं। समझ लग गई। परचेज जो 1,35,000 जो अमाउंट बताई हुई है, ये एक ही दफ़ा में निकली हुई है या ये डिफरेंट टाइम में? जी इफ्तिखार अली असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस में। जी यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन ये पेमेंट्स जो है ना वो परचेज सेक्शन जो रिफ्रेशमेंट वगैरह को डील करते हैं उस वाले से हैं, और ये है वही है, पार्ट्स में पेमेंट्स हुई हैं। जब खाने का 1 लाख है या 1.5 लाख है उस हिसाब से रिफ्रेशमेंट आइटम्स होती हैं। बिल्कुल ठीक है, समझ लगी। लेकिन सर इसमें ये ऑब्जर्वेशन नोट कर लें कि अगर आपको ये आपको पता लग गया ट्रैक 2 साल में आपने 30 लाख रुपए खर्च करना है, तो व्हाई डोंट यू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट विद द केटरर, अ गुड केटरर। अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको, और पैटी परचेजेस भी नहीं करनी पड़ेंगी आपको, और कैश विड्रॉल भी नहीं होगा, पैरा भी नहीं बनेगा। वेल नोटेड। तो और वो पेपरा की एक वो भी है, पेपरा रूल्स भी है कि आप 1 साल का इनिशिएट कर लें। साल का जो भी प्रोग्राम आपने करना होता है ना, वो आप पहले ही दे दिया करें। वेल नोटेड। पैरा सेटल करें यार। अब वाइस चांसलर की चाय तो नहीं हम काट सकते। जी वेल नोटेड सर, नोटेड। हाँ, नेक्स्ट है सर पेज नंबर 74 है। द पैरा इज 7.4.17.5 irregular purchases without adopting tendering process in फैसलाबाद कैंपस। इसमें भी सर स्प्लिटिंग हुई थी, इसमें परचेजेस ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, टोटल अमाउंट्स टू 1.410 मिलियन। और डिपार्टमेंट ने बहुत इंटेलिजेंट वर्किंग पेपर शाया किया है कि अमाउंट जो परचेजिंग जो अमाउंट्स हैं वो नहीं लिखी, वो कॉलम काटा हुआ, आपने देखा है वो कॉलम कटा हुआ है पेज 75 पे। टेंडर तो सर देना चाहिए था, वायलेशन तो नज़र आ रही है। हाँ, वायलेशन नज़र आ रही है। 11/7 को 2 रिस्पॉन्स। यस सर। सर ये हमारे फैसलाबाद कैंपस से पर्टेनिंग है, जो कि इट्स क्लोज टू 30 एकर्स, ऑलमोस्ट अ मिनी यूनिवर्सिटी। जो हमारा सर बजट का मैकेनिज्म है वो सेंट्रली कोर बजट और बिग प्रोक्योरमेंट्स और बिग बजट इज हैंडल सेंट्रली, दे ऑलरेडी हैव अ स्मॉल बजट। सर ये जो 2 ईयर्स के ऊपर स्प्रेड डिफरेंट कोटेशन केसेस एंड पेटी परचेजेज हैं जो डिफरेंट हेड्स में हैं और डिफरेंट टाइम लाइन्स पे हैं, जिस पे जिधर जो पेपरा एप्लीकेबल थी प्रोसेस वो फॉलो की गई है। और इसमें सर जो एडवाइस थी वो रेगुलराइजेशन की है फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो विसा वाइस रेगुलराइजेशन उस वक्त ही होती है जब आपने कोई रेगुलरिटी की थी। ये बात तो वाज़ेह है, रेगुलरिटी है इसमें। इसको रेगुलराइज के लिए कर लें हम। अमाउंट क्या है इसकी? पिछली 1.3 मिलियन। ठीक, नेक्स्ट 7.4.18.1। जी सर, ये परचेज ऑफ व्हीकल्स का पैरा एडवांस पेमेंट वाज मेड, इट वाज ओके, बट जीएसटी 1/5 वाज नॉट डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। व्हाट वाज नॉट डिडक्टेड? जीएसटी सर, जनरल सेल्स टैक्स। अच्छा, कितना है जीएसटी? सर 26 मिलियन की टोटल पेमेंट हुई थी, उस पर सर जीएसटी 1/5 बनता है 15 का। कितनी? 15 लाख? नहीं सर, कम है जी सर, अराउंड 1.3 मिलियन। यस। नहीं सर, 7,75,898 रुपये एग्जैक्टली। 7,75,898 रुपये। दोबारा चेक कर लें, इससे नीचे तो नहीं आएंगे आप? नहीं सर, फाइनल लॉक कर दें इसको सर। वाइस चांसलर साहब, 7,75,000। सर ये थी बसेस और कोस्टर्स फॉर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी। जीएसटी दिया इसके ऊपर नहीं दिया जी। और सर ये जो है पेपरा की 59C1 एंड C2 जो प्रोसेस है वो फॉलो की थी यूनिवर्सिटी ने। तो उसमें क्या है, जीएसटी नहीं देना होता? सर ये बताइए। सर इसमें जो हमारा रिप्लाई है उसमें लिखा हुआ है, इन द लाइट ऑफ SRO 5861/2017 in financial year 2017-18, the sale tax at the rate of 15 was not deducted. However, the GST paid CPR is attached.
जो हमारा परचेज सेक्शन का व्यू पॉइंट यही है कि सीपीआर चूँकि अटैच की है और ये डायरेक्ट हमने मैन्युफैक्चरिंग से ली हुई है, तो ये इनको शो की हुई है और इसलिए इसकी जीएसटी की डिडक्शन की ज़रूरत नहीं थी। आप कह रहे हैं कि जीएसटी डिडक्शन नहीं ज़रूरत, सीपीआर हमने दे दिया है। जी दे दिया। जी फाइनेंस, ये कैसे हो सकता है? आप एडवाइस तक वेरीफाई करें। वो SRO नंबर बता रहे हैं। करवा लेंगे सर। सर इन्होंने 17% जो है जीएसटी वो तमाम की तमाम मैन्युफैक्चरर को पे कर दी थी, डिडक्शन नहीं की थी। पॉइंट ये है सीपीआर की। जी सर, ऐड करके पे कर दी थी इनवाइस में 38,80,000 रुपये। इंक्लूडिंग जीएसटी। अच्छा, आपने वो पे कर। अब मैन्युफैक्चरर ने अपनी जीएसटी टैक्स रिटर्न में वो पेमेंट करनी थी एफडीआर, उसमें इनका टैक्स का ये कसूर है कि इनके डायरेक्शन है कि इन्होंने एट सोर्स 1/5 डिडक्शन करनी थी, जो जीएसटी पे करते हैं उसका विदहोल्ड करना था। जितने भी सरकारी दफ्तर उनका ये सर है। ये वेरिफिकेशन आप कर लें और ये मैकेनिज्म समझ लें। जो आप SRO बता रहे हैं ये फाइनेंस और ऑडिट नहीं समझता ये बात। वो अपने जो उनका अपना लिखा पड़ा रूल है उसके तहत ही चलते हैं। इसकी वेरिफिकेशन कर लें। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 82 है, नॉन ट्रांसपेरेंट परचेज ऑफ व्हीकल 2.3 मिलियन। सर ये व्हीकल परचेज की थी ड्यूरिंग पैन पीरियड। इसमें सर ये SDSC में रिकमेंडेशन थी कि रेगुलाइज करवाएं फाइनेंस डिपार्टमेंट से, और मेरा ख्याल है अभी तक रेगुलाइज नहीं करवाया। बैन पीरियड में व्हीकल परचेज की थी विदाउट द नॉड ऑफ ऑस्टेरिटी कमेटी। गाड़ी कौन सी है? BRB। किसके लिए, कौन यूज़ करता है? सर ये पंजाब स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम था जिसमें स्कूल्स थे शेखुपुरा और अटक में, जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चल रहा था, तो उसके तहत ये प्रोजेक्ट में ली भी गई है और यूज़ भी की गई है प्रोजेक्ट स्कूल आउटरीच के लिए। और अगेन 59C2 जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग वाला है पेपरा का प्रोसेस वो फॉलो किया था। तो इसलिए सर हमने कहा कि यूनिवर्सिटी के इकोसिस्टम में है तो ऑस्टेरिटी ठीक वाला है, रेगुलराइज करा लें। उसके बाद सर पेज नंबर 84 पे है, पैरा 7.4.20.1 इरेगुलर एक्सपेंडिचर ड्यू टू नॉन प्रिपरेशन ऑफ रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस जो उन्होंने बनाया था 33.2 मिलियन का, ये कंपिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव नहीं करवाया था। हमारा ये एतराज़ है इस बारे में। फाइनेंस को भेजने थे, मेरे ख्याल फाइनेंस को नहीं अभी तक भेजे। वो कह रहे हैं कि पहले हमने हमसे गलती हो गई थी, इस दफ़ा आपसे गलती हो गई है, तो सॉरी करते हैं आपको बीजी साहब, या फाइनेंस को करते हैं? सर भेजिए फाइनेंस को सर वेरिफिकेशन के लिए सर। और ये क्या था, आइटम क्या है? 7.4.20.1 21 में क्या आइटम क्या यूज था? सर ये प्रोक्लेन टाइल्स हैं, स्टेनलेस स्टील है, MS शीट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल मेसनरी है। सर काफ़ी मुख्तलिफ आइटम्स हैं, टोटल 48 आइटम्स। अगर सर इसमें जो ऑब्जर्वेशन थी ऑडिट की, दे मेंशन दैट वाई पेमेंट वाज नॉट मेड एज पर रेट एनालिसिस। तो सर दिस इज़ गुड कि चले चीफ इंजीनियर को तो हमने मान लिया इस वाले ऑडिट में। सो वी हैव अ चीफ, क्योंकि पहले उस पर भी क्वेश्चन। सर चीफ इंजीनियर जो हैं हमारे सर वो पूरा एक सेक्शन को लीड करते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं। उसके बाद सर जो हमारा कॉम्पिटेंट फोरा है उसे प्रैग्मेटिकली वो अप्रूवल लेते हैं। सर्टन अमाउंट्स में हमारे वर्क रूल्स आइडेंटिफाइड हैं, हमारे स्टैट्यूटरी फोरा से अप्रूव्ड हैं। वो हम UDC भी, हमारे पास एक ओवरसीइंग कमेटी मौजूद है, जिसके बाद हम प्रॉपर प्रोक्योरमेंट करते हैं एज पर टेंडर। और जब हम टेंडर करते हैं सर, जो उस पर कोटेड रेट्स होते हैं उन रेट्स के हिसाब से पेमेंट होती है सर। ठीक है, ऑडिट इसकी वेरिफिकेशन करनी है आपने? जी सर करें। नेक्स्ट पेज नंबर 86 है सर। जी, रिकवरी ऑफ 23 मिलियन ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ रिच स्पेसिफिकेशंस। सर ये 60 बार स्टील रिक्वायर्ड था, यूज़ करना था, एंड ऑब्जर्वेशन वाज मेड, वी ऑब्जर्व दैट 40 ग्रेड मेटल वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। अभी जो सर हमें रिपोर्ट्स को प्रोवाइड की गई हैं वो टेस्ट रिपोर्ट कन्फर्म्स के 60 बार यूज़ किया गया। टेस्ट रिपोर्ट क्या कह रही है, 60 है? जी 60 बार की कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाई हैं, बकाया सर इन रिकॉर्ड वेरीफाई करवाना है हमें। वेरीफाई कर लें। जी सर।
ये भी चेक कर लें रसीदें जेन्युइन है। जी राइट जेन्युइन होनी चाहिए। राइट सर, तो चेक कर लें कि जेन्युइन है कि नहीं। राइट सर, ये नेक्स्ट पैरा है, पेज नंबर 88 पे है, प्रिंटेड पैरा 7.4.2 24.1। इसमें सर ये पेमेंट्स कुछ हुई थी जिनका प्री ऑडिट नहीं कंडक्ट हुआ था। यूनिवर्सिटी ने प्री ऑडिट अपना सर खुद कंडक्ट करना होता है, इनका रेजिडेंट ऑडिटर होता है। 50 लाख की पेमेंट्स थी जिसका मैं ये था सर ऑब्जेक्शन। 50 लाख की पेमेंट का डीजी साहब जरा आहिस्ता फरमाएंगे दोबारा। सर 50 लाख की जो पेमेंट्स हुई थी उसका यूनिवर्सिटी ने प्री ऑडिट खुद कंडक्ट नहीं किया था। प्री ऑडिट नहीं किया? जी जी, खुद ही करते हैं वाइस रेजिडेंट चांसलर साहब, डू यू हैव अ इंटरनल ऑडिटर? जी सर, वी डू। इसके पीछे सर ये इस तरह है, जो 24.1 24.2 है ये हॉस्टल से रिलेटेड है फैसलाबाद का, और अगला हॉस्टल से रिलेटेड है जोराबाद का। सर इसमें ये हॉस्टल फंड्स जो हैं, सिंस द ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड पार्ट ऑफ द सेंट्रल बजट, और उससे पहले चूंकि ये नहीं रिफ्लेक्टेड थे तो शायद एट दैट टाइम इट डिड नॉट गो थ्रू द ऑडिट। इस पर सर प्रोब ऑन गोइंग है और प्रोब ऑफिसर आइडेंटिफाइड हैं और उसकी आउटकम सर वेटेड हैं। नहीं, मेरा सवाल है कि आपका इंटरनल ऑडिटर कौन है? सर अभी उन्होंने ज्वाइन किया ना, तो वो सीट बनी नहीं गिनती। जी प्री रेजिडेंट ऑडिट के बगैर कोई चेक बन जाना बिल्कुल। हाँ, मैं बस सुनना चाह रहा हूँ कि वो प्री ऑडिटर किधर है आपका इंटरनल ऑडिटर? सर रेजिडेंट ऑडिटर है। नहीं, वो यही बता रहा हूँ सर। उस वक्त ऑडिटर जो थे उन्होंने ये कहा था कि चूँकि ये बजट में आपके नहीं है। मैं यही बात उनसे सुनना चाह रहा था, वो किधर है ऑडिटर साहब? वो तो चले गए हुए हैं सर, उनके बाद 3-4 चले चेंज हो गए हैं सर। जी ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर। उस जो ऑडिटर थे फाइनेंस ऑडिटर, वो ये कह रहे हैं कि जो ऑडिटर था उन्होंने ये कहा कि जो हॉस्टल का जो पैसा है, क्योंकि वो हमारे बजट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो उसका वो ऑडिट में उसका हम ऑडिट करेंगे ही नहीं। यही है ना बात? जी जी सर, पेमेंट से पहले किसी ने इंटरनल ऑडिट मुझे ये बताएं कि वो गवर्नमेंट की फैसिलिटी के अंदर बना हुआ है ना? आप उन बच्चों, वो बच्चे रह रहे हैं जिससे आप फी चार्ज कर रहे हैं। जी, बच्चे रह रहे हैं सर, वो बच्चों की ही फी है, उनका फी चार्ज कर रहे हैं बच्चों से, तो उसका क्यों नहीं ऑडिट होगा? सर ये तो हमने उनको जो हमारे फाइनेंस ने तो बिल भेजे थे ऑडिट के लिए। सर ये रेजिडेंट ऑडिटर के पास बिल जो है ना वो प्रेजेंट हुए थे, वो ये कह रहे थे कि क्योंकि ये बजट का पार्ट नहीं है, बजट में आपने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, इसलिए मैं इसका प्री ऑडिट जो है ना वो नहीं करूँगा। हमने ये प्रेजेंट किए थे उस वक्त। आपके पास कोई रिटर्न है उसका? सर रिटर्न तो नहीं है, लेकिन हमने वो उनके पास पैसे लेता है ऑडिटर? फैसलाबाद क्या सैलरी है ऑडिटर की? 7 जो रेजिडेंट ऑडिटर है वो कितने का खर्चा करता है? अच्छा था, कहाँ का है? सर ये बात अब काफ़ी सर इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, ये हॉस्टल फंड के ना, तो हॉस्टल फंड के हवाले से पहले गवर्नमेंट के जो रूल्स चलते थे वो कहते जी ऑडिटेबल नहीं होते हॉस्टल फंड, स्टूडेंट फंड वगैरह, तो इस बिहाफ पे उन्होंने ऑडिट नहीं किया। सर थैंक यू सर। सर रेजिडेंट ऑडिटर सर यूनिवर्सिटी में डेपुटेशन पे होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं, और ये बात जो कह रहे हैं सर ये कोई रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है, और अभी यानी ये बिल्कुल उस ऑडिट वो करेंगे, ये अगर उन्हें डायरेक्शन देते हैं या करते हैं तो बिल्कुल करेंगे। ये मेरा ख्याल कोई ऐसी बात है जो कम्युनिकेशन में कोई फ़र्क है, अदरवाइज वो ही इज़ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, डेपुटेशन पे हैं, होल टाइम अवेलेबल होते हैं और रेगुलर एम्प्लॉई हैं। रेगुलर एम्प्लॉइज फाइनेंस डिपार्टमेंट के होते हैं? जी सर, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फिर वो इंटरनल ऑडिटर, हाँ ठीक है, इंटरनल ऑडिटर कह सकते हैं आप उनको। हाँ, रेजिडेंट ऑडिटर सर उसे रेजिडेंट ऑडिटर कहेंगे। या थैंक यू। प्री ऑडिट से तो इनकार कर ही नहीं सकता ना, अगर किया तो रिटर्न दिखा दें हमें, जैसे किसी को कह देना कि बताएं। वर्बली कहा है कि मैं नहीं करता? जी सर, उन्होंने वर्बली कहा था, हमने आप उनको इन राइटिंग दें कि आप वो करेंगे ऑडिट। चलो ठीक, थैंक यू। दोनों यूनिवर्सिटी से। सर एक और भी चीज़ है कि जो प्रोब हो रहा है ना, वो तकरीबन 3 साल से प्रोब हो रहा है, वो प्रोब भी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर वो प्रोब हो जाए, वो शेयर करें हाउस से, हमसे शेयर कर लें तो हम रिपोर्ट देने की पोजीशन। प्रोब भी 90 डेज में कंप्लीट कर लें, 60 डेज में। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 90 है सर, सेम पैरा 7.4. ये तो मैंने कर लिया है दोनों यूनिवर्सिटी। राइट। नेक्स्ट उसके बाद सर ये आ जाता है पेज नंबर 92 सर, ये नॉन प्रोडक्शन रिकॉर्ड का पैरा सर। इसमें सर ये मैं बताता जाऊँ कि एम्प्लॉयमेंट का कुछ तो हमने आपको पैरे पेश कर दिए हैं, लेकिन काफ़ी एम्प्लॉयमेंट का जो इन्होंने भर्ती की थी उसका रिकॉर्ड हमें दिखाया नहीं गया, इस वजह से हम उसका प्रॉपर ऑडिट नहीं कर सके। जो चीदा जो देग में से कुछ दाने थे वो हमने प्रेजेंट कर दी। सेक्रेटरी साहब, नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज़ अ वेरी ग्रेव ऑफेंस। यस सर, ये डिस्कस किया था येस्टरडे भी। वो
उस वक्त उन्होंने जो प्रोड्यूस किया रिकॉर्ड वो सफिशेंट इनके मुताबिक नहीं था उन्होंने कहा कि कुछ और चीज़ें जब उन्होंने प्रोवाइड की उनको बाकी भी चीज़ें लाएँ फलां तो उस दौरान फिर वो टाइम लैप्स होगा तो फिर रिकॉर्ड प्रोड्यूस करेंगे। रिकॉर्ड प्रोड्यूस करें सर, आप वेरीफाई करें। राइट सर। नेक्स्ट पैरा सर, इसमें ये भी नॉन प्रोटेक्शन रिकॉर्ड का पैरा है, इसमें भी किसी किस्म का रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया। बैंक स्टेटमेंट्स, डिस एडिशनल चार्ज, रिसीट स्टेटमेंट्स, जो जिसका ऑडिट नहीं हुआ प्री ऑडिट वो भी हमने मांगे थे, वो भी नहीं हमें दिए गए। सर ये ड्यूरिंग वेरिफिकेशन हमने जो वेरिफिकेशन हुई थी उसमें सारा रिकॉर्ड जो था वो प्रोड्यूस किया था, लेकिन ऑडिट ऑफिसर क्योंकि ये बल्क में रिकॉर्ड था तो उन्होंने यही कहा था कि ये ऑन स्पॉट या जो आपका रेगुलर जो ऑडिट होगा उसमें हम इसको जो है वो वेरीफाई करेंगे। And we will make it available. उन्होंने ऑर्डर पैरा ही बना दिया इस बात के ऊपर। नहीं सर, ये रिकॉर्ड अभी प्रोवाइड किया इन्होंने, जब आपकी पीएससी से पहले प्रोवाइड किया तो वो इट नीड्स अ डिटेल्ड ऑडिट। आप अभी की बात कर रहे हैं या पहले की बात कर रहे हैं? जी सर अभी की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। वाइस चांसलर साहब, प्लीज मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम व्हेन एन ऑडिटर ऑफिसर कम्स टू द यूनिवर्सिटी ही इज़ प्रोवाइडेड विद ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, ऑल द रेलिवेंट रिकॉर्ड्स, ताकि वो वेरीफाई कर लें। क्योंकि नॉन वेरिफिकेशन और नॉन वेरिफिकेशन अपना प्रोडक्शन ऑफ जो एनी काइंड ऑफ रिकॉर्ड है वो बड़ा ग्रेव ऑफेंस है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दैट वाज द लास्ट पैरा। थैंक यू वेरी मच वाइस चांसलर साहब, सेक्रेटरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ नोट फरमा लीजिएगा जो हमारी गुजारिशात थी।